ओके हेलो बच्चों, अगला टॉपिक जो हम पढ़ रहे हैं नीट पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। बायोलॉजी क्लास 12 चैप्टर नंबर 16 दैट इज़ एनवायरमेंटल इश्यूज़। नाउ आई नो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि इस चैप्टर को थोड़ा सा आप इग्नोर करते हो, थिंकिंग कि सर ये तो EVS में पढ़ लिया था 9th-10th में और बेसिक है, वही चीज़ें रिपीट कर करके पूछते हैं। बट यू विल बी सरप्राइज टू नो इन द पास्ट मैनी ईयर्स इन द नीट एग्जाम सर्टन बाउंसर क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड फ्रॉम ईयर। यहाँ से आपको वो पोल्यूशन एक्ट कौन से ईयर में आया वगैरह वगैरह ऐसे छोटी छोटी फैक्चुअल चीज़ें पूछ लेते हैं। तो अपन इस चैप्टर को ज़रा क्विकली एक बार पूरा अच्छे से गो थ्रू करेंगे। जो ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स तो इतने नहीं है, बट हाँ जो एनवायरमेंटल पोल्यूशन और आपके ओजोन लेयर डिप्लीशन वगैरह के थोड़े कॉन्सेप्ट्स हैं उसके ऊपर फोकस करेंगे डिटेल में। एंड अदर थिंग्स विल मार्क एंड we'll highlight, or I'll highlight for you and you'll mark with me simultaneously the points that are to be remembered directly from a NEET point of view। ठीक है, NTA वालों को बड़ा पसंद है ये चैप्टर, तो ध्यान से इसको देख लेना, इग्नोर मत करना। आधे घंटे बैठोगे आराम से रीड करोगे आफ्टर द मार्किंग्स एंड ऑल, तो आराम से चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। सो लेट्स बिगिन। फर्स्ट इज भाई पोल्यूशन क्या है? तो अनडिजायरेबल चेंज है, फिजिकल केमिकल बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, दैट इज ओके। एजेंट्स दैट ब्रिंग अबाउट पोल्यूशन आर कॉल्ड पोल्यूटेंट्स। We know this. Now this is an extremely important line here which you can see. The government of India has passed the Environment Protection Act in 1986. Those of you who have already appeared for some mock tests or chapter wise tests or something, okay, already know this कि ये बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है, आपको ये ऑलरेडी पता है सभी बच्चों को। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट कब आया था? 1986 में आया था बच्चों। ठीक है, तो इस चैप्टर से आपको क्या करना, मेन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये डेट और कौन सा एक्ट कब आया था वो लिख कर रख देना है साइड में, और उसको ही आप लास्ट दिन पर रिवाइज करेंगे। देन लेट्स कम बैक टू दिस एयर पोल्यूशन एंड इट्स कंट्रोल। बाकी ये तो ठीक है, सिंपल जनरल चीज़ें दी हुई है फर्स्ट पैराग्राफ में। डोंट वेस्ट योर टाइम इन रीडिंग यूजलेस इन्फॉर्मेशन, प्लीज़ डू नॉट डू दैट। ओके, मेन काम कर लेते हैं। स्मोक स्टैक्स ऑफ थर्मल पावर प्लांट्स। स्मोक स्टैक्स क्या है? the big towers that basically release the smoke from a thermal power plants, by the way, function on coal burning. Traditionally they will function on coal burning. ठीक है, power plants, thermal variety. Nowadays we have hydroelectric and solar and all that obviously. Okay, smelters क्या होते हैं? ये तो आपको पता है, हमने केमिस्ट्री में मेटलर्जी में देखा हुआ है। स्मेल्टर्स क्या होते हैं? अगेन बेसिकली मेटलर्जी के लिए आपके जो बड़े टावर्स जैसे फर्नेस वगैरह के heating equipment basically. I'm not going into much depth of what they are, rather let's concentrate on what are their effects on the environment. That is the main core of this topic. Okay, then obviously they will release particulate मतलब क्या? extremely small particles है ना, extremely small particles। ठीक है, particulate matter उसको कहते हैं। ये इतना छोटा पार्टिकल साइज हो सकता है कि ये लिटरली जस्ट हवा में सस्पेंड हो जाता है। ऐसा हवा में आपके क्या बोलते हैं कि ये मतलब वैनिश नहीं होगा, इट विल बी देयर, इट विल स्टे देयर द पार्टिकल्स एंड दे विल बी इनहेल्ड इन द फॉर्म ऑफ वेरी टाइनी स्मॉल, और रादर यू कैन से लाइक पार्टिकुलेट मैटर। जो वर्ड जो यूज़ करते हैं वो यही है, वेरी टाइनी पार्टिकल्स विच विल डायरेक्टली एंटर योर एयर स्ट्रीम। आपकी विंड पाइप में जाएंगे, आपके लंग्स में जाएंगे, आपके एल्वियोलर में जाएंगे, सब जगह जाकर वो जो है रिसाइड कर सकते हैं। दैट विल कॉज मेजर हार्म टू योर रेस्पिरेटरी सिस्टम। ओके, गैशियस पोल्यूटेंट्स वगैरह तो आपको पता ही है। सो आइडियली व्हाट यू शुड डू इज द पोल्यूटेंट्स मस्ट बी सेपरेटेड, बट नोबडी डज इट। दैट्स व्हाई द इंडस्ट्रीज आर such a big menace for us for when it comes to air pollution. Okay, नाउ इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर का यहाँ पे आपको डायग्राम दिया हुआ है। इसके बेसिस पे वो आपको डायग्रामेटिक क्वेश्चन कई बार पूछ लेते हैं। दे विल लेबल अ सर्टन पार्ट एंड देन दे विल आस्क यू, अच्छा ये कहाँ पर क्या पार्ट है? तो वाटर, लाइम और डर्टी एयर ये सब तो आपको नहीं पूछेंगे, वो आपको मेनली पूछेंगे कलेक्शन प्लेट, स्क्रबर, डिस्चार्ज कोरोना, नेगेटिवली चार्ज वायर, दैट्स इट मेनली। ठीक है, तो ये जो मैं चीज़ें यहाँ पर डायग्राम में मार्क कर रहा हूँ, आप एक बार डायग्राम को अच्छे से गो थ्रू करो और देखो कि कहाँ पर क्या क्या चीज़ें लेबल्ड हैं। ठीक है, सो डस्ट पार्टिकल्स की एंट्री कहाँ से होगी, डर्टी एयर का फिल्ट्रेशन कहाँ से होगा, क्लीन एयर कहाँ से बाहर जाएगा, इस तरीके से। व्हाट देव शोन यू इज़ द स्क्रबर एंड द प्रेसिपिटेटर सेपरेटली। ओके,
basically the scrubber and the precipitator they've shown you separately, but in this case the functioning is pretty simple. आपके पास चार्ज प्लेट्स होती हैं, ठीक है, चार्ज प्लेट्स होंगी जो डस्ट पार्टिकल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी और क्लीन एयर को बाहर फेंकेगी. इतना सिंपल आप याद कर लो. जैसे अभी कोविड के टाइम पे भी आप लोगों ने सुना होगा ना, प्लाज्मा जनरेटर्स एंड आयन जनरेटर्स, जो टीवी पे ऐड भी आती कई बार, वो एयर प्योरीफायर की, उसमें भी वो बोलते हैं. सिमिलर फंक्शन पे ये काम करता है. लेट्स सी द डिटेल्स ऑफ व्हाट देव गिवन यू इन द एनसीईआरटी. Electrostatic precipitator is the most widely used method of removing particulate matter. ये क्या करता है, ये 99% particulate matter निकाल देता है from the exhaust of a thermal power plant. What does it have? What is it made up of? It has electrode wires that are maintained at several thousand volts. Several thousand. They've not mentioned the specific value, 2, 3,000, 4,000, whatever, but they've said several thousand volts, which produces a corona that releases electrons. Corona is basically not what you are thinking of, not the virus. Okay, it's basically like a field, you can say. Okay, like a very intensely powerful, a small localized area that has a very large heat source or energy source. That's a corona. Okay, these electrons will then attach to dust particles, गिविंग देम अ नेट नेगेटिव चार्ज. नाउ ये एक इंपॉर्टेंट सेंटेंस है कि आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर में डस्ट पार्टिकल्स का चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव, नेगेटिव या न्यूट्रल, एंड द आंसर इज नेगेटिव चार्ज. ओके, क्वाइट एन इंपॉर्टेंट लाइन हियर, क्वाइट एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिस फॉर्म्स. ओके बच्चों. ओके, देन यू हैव कलेक्टिंग प्लेट्स वगैरह वगैरह. कलेक्टिंग प्लेट्स विल अट्रैक्ट द डस्ट पार्टिकल्स. ओके, scrubber can remove glass like, or rather gases like sulfur dioxide. In a scrubber, the exhaust is passed through a spray of water or lime. What is lime in this case? Lime is basically calcium containing compounds, not नींबू वाला lime. ठीक है, जैसे limestone है, आपको पता है limestone, slicked lime, all those you've learnt, or rather I have taught you in chemistry of course. Chem 1 के पार्ट में हमने देखा हुआ है, right? Lime containing compounds S block में. Then we have, according to the Central Pollution Control Board, that is CPCB, particulate size of 2.5 microns or less than 2.5 are responsible for causing the greatest harm to human health. अच्छा देखो, जैसे कि आपको एक एग्जांपल देता हूँ. सिलिकोसिस नाम का एक डिजीज़ हमने रेस्पिरेटरी चैप्टर में पढ़ा है. एस्बेस्टोसिस भी देखा हुआ है ना. सिलिका अगर लंग्स में घुस जाए, एस्बेस्टोस अगर लंग्स में या एल्वियोलाई में घुस जाए, तो ये सारे क्या करते हैं, ये सारे आपके सिवियर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस कॉज करने की केपेबल है. क्यों केपेबल है? बिकॉज इनका जो साइज़ जो है वो बहुत ही छोटा होता है. सो इसलिए ये जल्दी किसी फिल्टर में कैच नहीं करते. और प्लस हमारा जो इंटरनल सिस्टम है, हमारे यहाँ पे भी तो फिल्ट्रेशन के लिए बहुत सारे मैकेनिज्म लगाए हुए हैं ना. हमारे नॉस्ट्रिल्स के अंदर लाइनिंग है, म्यूकस है, वगैरह वगैरह बहुत कुछ है. पर आपके ट्रेकिया के अंदर ciliary movement hai, a lot of things are there to prevent the entry of foreign objects. Still, how do these manage to go in? Because they are very very small in size. They cause respiratory symptoms. अभी बताया मैंने, respiratory distress cause कर सकते हैं, जैसे कि inflammation of lungs, damage to lungs, premature death, etc. Of course ये तो बहुत ज़्यादा random हो गया, premature death पे सीधा पहुँच गए. But specifically अगर आप बोलो तो respiratory symptoms में आपके पास दो चीज़ें होती हैं. एक तो breathlessness मेजर, एक बहुत simplified ब्लैंकेट स्टेटमेंट बोल देते लोग, ब्रेथलेसनेस. एस्थमा में भी ब्रेथलेसनेस हो रही है, सीवियर ब्रोंकाइटिस में भी हो रही है, सीवियर डिफ्थीरिया में भी हो रही है, हमें ब्रेथलेसनेस हो रही है पेशेंट को. ठीक है, बट टू बी ऑनेस्ट, अगर इफ़ यू लुक एट द टेक्निकलिटी ऑफ इट, द फर्स्ट थिंग दैट इट विल कॉज इज़ द इन्फ्लेमेशन. वो माइल्डली इरिटेट करेगा शुरू में, फिर सूजन यानी कि इन्फ्लेमेशन कॉज करेगा. ठीक है, इन्फ्लेमेशन अगेन इज एन ओवर सिंप्लीफाइड वर्ड फॉर सूजन, स्वेलिंग. ठीक है, और उसके बाद अगर उसको इन्फ्लेमेशन स्टेज पे आपने नहीं रोका तो वो क्या करेगा, फिर वहाँ पर फ्लूइड बिल्डअप, म्यूकस बिल्डअप होगा, चोकिंग हो जाएगी, ऑल दोज थिंग्स विल स्टार्ट हैपनिंग, एंड देन लेटर डैमेज एंड डेथ व्हाट दे हैव रिटन. ये तो डायरेक्ट सीधा एनसीईआरटी वाले तो किसी भी बीमारी में सीधा पहुँचा दे डेथ. हाँ, ऐसा नहीं है. यू हैव टू नो द सिम्टम्स इन सीक्वेंस. ओके, दैट्स लॉजिकल. देन यू हैव ऑटोमोबाइल्स. येस, बोले सर बचपन से पढ़ रहे हैं क्या इसमें. मेट्रो सिटीज़ में ऑटोमोबाइल ज़्यादा होते हैं ऑब्वियसली, जिसकी वजह से ये होता है. यूज़ लेड फ्री पेट्रोल और डीजल. अच्छा, लेड क्यों यूज़ किया जाता है? टेट्रा इथाइल लेड याद है,
टेट्रा इथाइल लेड C2H5 4 times Pb. दिस इज कॉल्ड टेट्रा इथाइल लेड, है ना. ये क्या है, ये आपका एंटी नॉकिंग एजेंट होता है बच्चों पेट्रोल में. दिस इज एडेड एज एन एंटी नॉकिंग agent, and knocking is exactly what you're thinking it is. Your engine produces a knocking sound as if टक 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 टक, है ना. जैसे कि इंजन में नॉकिंग साउंड प्रोड्यूस होता है, उसको रोकने के लिए टेट्रा इथाइल लेड, अब तो खैर ये ज़्यादा यूज़ नहीं होता, पहले बहुत यूज़ होता था. तो वो लेड की वजह से क्या होता था कि ठीक है इंजन की नॉकिंग तो कम होगी, ठीक है, बट लेटर व्हेन द स्मोक यूज्ड टू बी एग्जॉस्ट यूज्ड टू बी रिलीज फ्रॉम द इंजन आफ्टर बर्निंग ऑफ द फॉसिल फ्यूल ना, तब उसमें भी कई बार लेड के पार्टिकुलेट मैटर आपको प्रेजेंट मिलते थे, जो ऑब्वियसली यार बहुत डेंजरस है आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए. सो इट वाज अ डबल एज सोर्ड. इंजन की हेल्थ के लिए अच्छा था, बट हमारे एनवायरनमेंट की हेल्थ के लिए अच्छा नहीं था ऑफकोर्स. दैट्स वाई ऑल्सो स्टूडेंट्स, मोस्ट ऑफ यू मे हैव नोटिस दिस. जब आप पेट्रोल पंप या कहीं पे जाओगे ना, तो आप देखोगे कि वो लोग पेट्रोल डीजल वगैरह अलग अलग ब्रांड्स लिखे होते हैं, जैसे सुपर और कौन सा होता है वो पेट्रोल, व्हाट डू हैव दैट, स्पीड, है ना, ऑल दोस्त ना, अलग अलग पावर पेट्रोल, स्पीड पेट्रोल, वो तो होता ही है. अनलेडेड पेट्रोल, अनलेडेड डीजल, ये लेबल्स आपने कई बार देखे होंगे. नहीं देखे तो अगली बार कभी पेट्रोल पंप जाने का मौका मिले तो ज़रूर ऑब्जर्व करना. दैट इज स्पेसिफिकली दे आर प्रमोटिंग द लेड फ्री और द अनलेडेड वर्जन्स. ठीक है. सो अनलेडेड वाले जो है वो थोड़ा सा पोल्यूशन कंट्रोल करने में हमें हेल्प करते हैं ऑब्वियसली. कैटालिटिक कन्वर्टर्स, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आया हुआ है. कैटालिटिक कन्वर्टर्स, ओके, डिस्कवरी चैनल पे पूरी 1 घंटे की डॉक्यूमेंट्री बनी है इसके ऊपर, कैटालिटिक कन्वर्टर्स के ऊपर. दे आर कैटालिटिक कन्वर्टर्स आर बेसिकली लाइक यू कैन से लाइक अ funnel shaped filter like object which you can directly attach to your exhaust mechanism, which contain very expensive metals like platinum, palladium and rhodium. platinum, palladium आपको पता ही है, ये डी ब्लॉक के मेटल्स हैं जो कैटलिस्ट की तरह यूज़ होते हैं बिकॉज ऑफ देयर एडजॉर्प्शन प्रॉपर्टी. ना बायो हम अभी पढ़ रहे हैं, बट मैंने आपको केमिस्ट्री में ऑब्वियसली सेबेटियस एंडरसन रिएक्शन पढ़ाया है, जिसमें मैंने आपको प्लैटिनम पैलेडियम या रैनी निकल की एड्जॉर्प्शन प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी बताया था. तो प्लैटिनम पैलेडियम ऑब्वियसली ये कैटलिस्ट हैं, ठीक है. दे आर फिटेड इन टू ऑटोमोबाइल्स फॉर रिड्यूसिंग द एमिशन ऑफ पॉइजनस गैसेस. ये क्या करेंगे, जो पॉइजनस गैसेस है उनको एड्जॉर्ब करके रख लेंगे. प्रॉब्लम ये है कि ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, और अपने यहाँ तो लगाया तो पता चला कि भाई गाड़ी खोल खोल के ये कैटालिटिक कन्वर्टर ही चुरा रहे हैं, क्योंकि किसी ने बता दिया भाई प्लैटिनम पैलेडियम बहुत महंगी चीज़ है. ठीक है, तो ये अभी तक उतना कॉमनली यूज़ नहीं हो रहा है बिकॉज दे आर एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव, राइट. As the gas passes through catalytic converter, unburnt hydrocarbons are converted into carbon dioxide and water. So technically your car ends up releasing carbon dioxide and water, which you and I are also releasing. हम सांस तो ले रहे हैं ना, तो कार भी अगर कम से कम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़े तो ठीक है, rather than the poisonous gases. And carbon monoxide and nitric acid. Now this is important, understand this. Carbon monoxide and nitric acid are changed to carbon dioxide and nitrogen gas respectively. So ultimately the two gases that are released are carbon dioxide and nitrogen, and obviously along with it water is released. ठीक है. One very important point about the catalytic converters is if there is a catalytic converter in your car, you have to use unleaded petrol only, because if lead is present in the petrol, then it inactivates the catalyst, right? So lead will interfere with the action of the platinum or the palladium, obviously because it's a heavy metal. That goes without saying. Lead ka atomic number is, by the way, Pb is 82. You should know this. If you don't, please note it down. ग्रुप 14 का मेंबर है ना, ये कार्बन फैमिली का मेंबर है. जिन बच्चों को ये नहीं पता उनके साथ साथ ये केमिस्ट्री का रिवीजन भी करा देता हूँ मैं, ठीक है. हाँ, पीसीबी में आपको ऑब्वियसली ये काम तो आने ही वाला है. चलो. In India, Air Prevention Control Pollution Act came into force in 1981 but was amended in 1987 to include noise as an air pollutant. Very very important. Again direct factual line, इसके बारे में कुछ समझाने जैसा तो है नहीं, है ना. जो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट आया था कभी 1986 में आया था. एयर पोल्यूशन वाला 1981 में आया, पर 87 में अमेंड किया, नॉइस को भी एयर पोल्यूटेंट में लगा दिया. Noise is undesirably high level of sound. अच्छा, what is the unit for measuring sound बच्चों? It's the decibel. ठीक है, यहाँ पर dB लिखा है, बहुत बच्चों को इसकी स्पेलिंग तक नहीं आती, which is a little surprising, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ आप लोगों के लिए.
इट इज़ डेसिबल, ठीक है, डेसिबल लेवल्स, जो अपने यहाँ इंडिया में तो मानते ही नहीं है, मतलब खास करके कोई फेस्टिवल हो तो फिर तो है ना। तो decibel levels should be kept reasonably low. Obviously nobody expects you to be absolutely quiet all the time, but decibel levels have to be reasonably low. Okay, then you have 150 decibel or more, that is generated by a jet plane. This can cause permanent loss of hearing ability. Chronic exposure to lower noise. देखो जेट ये तो सब, आप कौन सा आप जेट प्लेन के बाजू में रोज जाके खड़े हो, आप कौन सा कान लगा के सुन रहे हो जेट प्लेन के इंजन की आवाज़, है ना। तो बोले सर ये तो अनरियलिस्टिक है, सही है, बट द कॉज ऑफ कंसर्न इज़ नॉट ओनली जेट प्लेन द लेवल ऑफ नॉइज ना, द कॉज ऑफ कंसर्न इज थोड़ा कम भी होगा, अगर 150 डेसिबल से कम भी आवाज़ है अगर, और वो आप रेगुलरली क्रॉनिकली आपको सुनना पड़ रहा है, तो भी आपका जो है डैमेज टू हियरिंग ज़रूर हो सकता है. Noise also causes sleeplessness, increased heart rate, altered breathing pattern and causes a lot of stress. आपको ये तो पता ही है. Stringent laws following horn-free zone, delimitation of horn-free zones around hospitals and schools. ये सब होना चाहिए, कितना होता है पता नहीं, होना चाहिए डेफिनेटली. Permissible sound levels of crackers है ना, अभी जसप्रीत बुमराह की शादी हुई, लोगों ने मीम वीम बना के डाले, है ना. And loudspeakers, timings after which loudspeakers cannot be played. Again, this is something that we have a rule about, but this has to be enforced firstly by the people and then by the authorities. सबको पता है 10 बजे के बाद लाउड स्पीकर नहीं बजाने, बट आपको पता है, आई मीन ऑल ऑफ अस आर गिल्टी ऑफ डूइंग इट, है ना. हम एक चीज़ मैं आपको बता दूँ बच्चों, ठीक है, ये आप नीट के लिए पढ़ रहे हो, आपको सिर्फ एग्जाम पास करनी है, ठीक है, but the whole point of education and the whole point of studying is to become better citizens, more civilized human beings. What I see y'all doing, your generation doing in general is a little sad, is the educated people are the idiots today. It's very sad to say that. ये जो सिर्फ छोटी सी एक चीज़ है, आप सोचोगे सर कहाँ भाषण देने लगे, बट ये एक बहुत छोटी सी चीज़ है कि हाँ यार लाउड स्पीकर रात को 10 बजे के बाद नहीं बजाना चाहिए. बट डीप डाउन आस्क योर सेल्फ, हाउ मेनी ऑफ यू हैव एक्चुअली आर गिल्टी ऑफ डूइंग दिस. एंड यू से हाँ यार मेरे घर में शादी है तो एक दिन तो चलता है, बट अगर यहाँ हमारे देश के 100 करोड़ लोग अगर ऐसे ही सोचेंगे कि हाँ हम मेरे घर में शादी है और एक दिन तो चलता ही है, तो फिर तो ये कभी बंद ही नहीं होगा ना, तो ये कभी कंट्रोल नहीं किया जा सकता. एंड दैट्स द सैड रियलिटी ऑफ टुडे, दैट वी रीड दीज थिंग्स इन NCERT, वी लर्न दीज थिंग्स इन आवर स्कूल्स, है ना, वी पे हाई फीस टू लर्न दीज थिंग्स एंड नेवर इम्प्लीमेंट दिस इन आवर रियल लाइफ. सो येस, आई वुड एनकरेज यू कि आप ये पढ़ो और नीट में अच्छा स्कोर करो, पर एट द सेम टाइम ट्राई एंड इनकॉर्पोरेट दीज थिंग्स इन योर लाइफ. इट बी मच बेटर for our environment and for the country in general, right? चलो, तो भाषण तो हो गया 2 मिनट फालतू का, वापस आ जाते हैं. कंट्रोलिंग व्हीकुलर पोल्यूशन, यहाँ पर केस स्टडी है. केस स्टडी मतलब कि एक एग्जाम्पल आप ले लो, आप एक पर्टिकुलर इंसिडेंट या टाउन या सिटी का वो एग्जाम्पल ले लेते हैं. ऑल्सो फ्रॉम दीज केस स्टडीज क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड बिफोर. ओके, तो NCERT की ये लेटेस्ट एडिशन है अपने पास 2020-21 की, तो इसके हिसाब से हम लोग देख लेते हैं ज़रा. दिल्ली इन द 1900s और 1990s सॉरी वॉज रैंक्ड 4th among the 41 मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज़ इन द वर्ल्ड. तो 4th among 41 मतलब आप सिर्फ 4th याद रखो, 41 की ऐसे कोई ज़रूरत नहीं है. एयर पोल्यूशन वॉज सच अ बिग प्रॉब्लम इन दिल्ली. उसको हम लोग बाय द वे API बोलते हैं, एयर पोल्यूशन इंडेक्स बोलते हैं ना. AQI भी लोग बोलते हैं, कैलकुलेशन, दैट इज़ एयर क्वालिटी इंडेक्स भी एक टर्म होता है जो इम्पोर्टेंट है इन दिस केस. तो उन्होंने बोला यार दिल्ली में ये प्रॉब्लम इतनी सीरियस हो चुकी थी कि PIL यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल किया गया था. पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन एक लीगल टर्म है फॉर अ केस दैट इज़ फाइल्ड विद रिगार्ड्स टू समथिंग दैट इज़ सोशली इम्पॉर्टेंट. ठीक है, तो पब्लिक इंटरेस्ट में है वो, है ना, ये जनता के जनहित में जारी जो होता है ना, TV पे देखते होगे आप हिंदी में, वो है. सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में ये किया गया था. स्विचिंग ओवर द एंटायर फ्लीट ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्रॉम डीजल टू CNG, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप लिया गया था बाय द दिल्ली गवर्नमेंट. ओके, दिल्ली गवर्नमेंट को बोला गया कि यार जो दिल्ली में ना रेड लाइन ब्लू लाइन ऐसे बसेस चलती थी, अभी भी काफ़ी चलती हैं, तो वो जो
जो अब जिसको अब मेट्रो से काफ़ी हद तक रिप्लेस कर दिया गया, खैर सारी की सारी सीएनजी में रिप्लेस कर दी गई थी बाय द ईयर 2002। वाई सीएनजी बेटर देन डीजल, ये सवाल आता है। तो सीएनजी जो है वो ज़्यादा एफिशिएंटली फ्यूल को बर्न करता है, वेरी लिटिल ऑफ इट इज लेफ्ट अनबर्न्ड, एंड सीएनजी इज चीपर देन पेट्रोल और डीजल। ओके, कैनॉट बी साइफन्ड ऑफ बाई, साइफन्ड ऑफ है ना, लिक्विड को जो अपन कहीं से निकालते हैं उसको साइफनिंग कहते हैं इंग्लिश में, है ना। सम पीपल इनकरेक्टली कॉल इट एज सिफनिंग, विच इज़ रॉन्ग, इट्स साइफनिंग। ठीक है, जैसे आप इमेजिन करो वैक्यूम क्लीनर ले लो और कहीं लिक्विड गिरा हो और उसको ऐसे सक कर लो, दैट्स कॉल्ड साइफनिंग ऑफ लिक्विड। ओके, एंड कैनॉट बी, अच्छा इसका फंडा ये है कि भाई सीएनजी जो है वो तो गैस के फॉर्म में आती है। ठीक है, अब आप बोलोगे सर गैस के फॉर्म में कहाँ आती है, तो लिक्विड, हाँ ठीक है, जब आप कंप्रेस करते हो तो वो लिक्विड है। ठीक है, बट वो ऐसा होता है कि जब आप उसका कंटेनर खोलोगे तो गैसियस फॉर्म में बाहर आती है। इसकी वजह से क्या होता है, वो उसको लिक्विड की तरह चुराया नहीं जा सकता, उसकी मिलावट नहीं की जा सकती, अडल्ट्रेशन नहीं किया जा सकता वगैरह। ना ऑब्वियसली सारे अच्छे चीज़ें तो है नहीं, सारे प्रोज तो है नहीं सीएनजी के, कुछ कॉन्स भी हैं। कॉन्स क्या है, प्रॉब्लम क्या है सीएनजी में? सीएनजी में प्रॉब्लम ये बेटा कि जो डिफिकल्टी ऑफ लेइंग डाउन पाइपलाइंस टू डिलीवर सीएनजी थ्रू आउट द डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स, है ना, जो हम सब ने एक्सपीरियंस किया ना, सीएनजी की पाइपलाइन जब लग रही थी, अभी तो काफ़ी घरों में लोगों के यहाँ पे पाइपलाइन वाले गैस आ चुके हैं सिलेंडर्स को हटाकर, and cylinders are becoming bloody expensive also. That's a different story, but this whole pipeline system obviously was very very difficult. Also वो लोग ने क्या किया, ओल्ड व्हीकल्स हटा दिए, फेजिंग आउट ऑफ ओल्ड व्हीकल्स कर दिए, अनलेडेड पेट्रोल, ये तो तीसरी चौथी बार आ गया, यूज़ ऑफ लो सल्फर पेट्रोल, यूज़ ऑफ कैटालिटिक कन्वर्टर्स, एंड स्ट्रिंजेंट पोल्यूशन लेवल नॉर्म्स फॉर व्हीकल्स, ये सब ठीक है। पीयूसी, जिसको आप बोल रहे हो पीयूसी सर्टिफिकेट बनवाना, पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट, हर गाड़ी को बनाना पड़ता है। अपने यहाँ कितना असली बनता है तो सबको मालूम है ना। बोलो सर क्या क्रिटिसाइज़ कर रहे हो आप, खतरनाक नहीं, आपको रियलिटीज़ बता रहा हूँ, आपको क्रिटिसिज्म लग रहा हो तो अलग बात है। कभी कभी लोग बोलते हैं अरे नेगेटिव है, नेगेटिव नहीं, नेगेटिव और एक पेसिमिस्ट और एक रियलिस्ट में फ़र्क होता है। पेसिमिस्ट जो होता है वो अच्छी चीज़ को भी गलत बोलता है, रियलिस्ट जो गलत चीज़ को गलत बोलता है। तो हाँ, ये चीज़ें हमारे कंट्री में बहुत सुधारने की ज़रूरत है, ये रियलिटी है, एक्सेप्टेड। ऑफ कोर्स उसके बाद फ्यूल पॉलिसी बनाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, और उसमें फ्यूल पॉलिसी में क्या क्या पॉइंट्स आए देखना। सो ऑटो फ्यूल पॉलिसी जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाई थी, और उसमें यूरो 3 नॉर्म्स से कंपैरिजन, तो पहले तो हम लोग देखते हैं कि भाई यूरोपियन नॉर्म्स क्या हैं, और उसके कुछ मिलता जुलता इंडिया ने भी अडॉप्ट करने की कोशिश की थी। देखते हैं ज़रा। Euro 3 norms, for example, stipulate that sulfur can be controlled at 350 parts per million in diesel and 150 part per million in petrol. Now, understand what part per million means, बच्चों। part per million actually एक unit of concentration है, ठीक है, ppm is called parts per million। मतलब in 10⁻⁶ molecules of, let's say यहाँ पर पहले डीजल का ले लेते हैं, तो 1 मिलियन मॉलिक्यूल्स अगर डीजल के होंगे, अब बोलोगे डीजल तो एक मिक्सचर है ना, तो समझो उसमें कोई भी एक सब्सटेंस का ले लो, उस पूरे सब्सटेंस के 1 मिलियन मॉलिक्यूल ले लो, उसमें 350 मॉलिक्यूल सल्फर के अलाउड होने चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं, समझे, ये फंडा है। वैसे अगर पेट्रोल है तो उसके 1 मिलियन, यानी 1 मिलियन बाय द वे 10 लाख होते हैं, 10⁶, फॉर दोज ऑफ यू हु डोंट नो, बिकॉज वी डू नॉट फॉलो द मिलियन एंड billion system, we follow lakhs and 10 lakhs and crores, right? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स क्या होने चाहिए, 42% होने चाहिए। क्यों बॉस? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स में कार्बन कंटेंट ज़्यादा होता है, कार्बन कंटेंट ज़्यादा होता है तो उनको बर्न करने पे सूट तेनु सूट करदा वाला नहीं है, वो सूट नहीं, ये सूट SOOT सूट, जो कि अनबर्नड कार्बन से आता है, जो कि मतलब अगर लो ऑक्सीजन में बर्न किया तो कार्बन जो है डिपॉजिट होता है ना, जिसको कार्बन ब्लैक बोलते हो, उसकी वजह से वो ज़्यादा आता है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स की वजह से, तो वो अच्छा नहीं है, काला धुआं छोड़ती है गाड़ी बेसिकली। हमारा गोल ये है कि भाई सल्फर को 50 ppm तक लेके आ जाओ एंड 35% एरोमेटिक को लेके आ जाओ। सल्फर को 50 ppm तक लेके आओ, ओके, और जो आपका एरोमेटिक है उसको 35% तक लेके आओ।
मास एमिशन स्टैंडर्ड्स, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर. यूरो 2 को इंडिया में अडॉप्ट किया गया व्हाटएवर एज भारत स्टेज 2. यूरो 2 को भारत स्टेज 2 की तरह अडैप्ट किया गया, जिसमें फॉर 4 व्हीलर्स, फॉर 3 व्हीलर्स, फॉर 2 व्हीलर्स ये अलग अलग नॉर्म्स बनाए गए थे. फॉर 4 व्हीलर्स भारत स्टेज 4 में क्या क्या था, अप्रैल 2017 तक वो जो 50 वो बताया ना, वो इतने ppm तक उनको पहुंचाना है. 3 व्हीलर्स के लिए 1 अप्रैल 2017 और ये भी. तो अप्रैल 2017 से भारत स्टेज 4 हमारे लिए कंट्री में फॉर ऑटोमोबाइल फ्यूल व्हाट डू से कंटेंट ऑफ सल्फर एंड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स लॉन्च हो चुका है और ये इन इफेक्ट है. और ये इसकी वजह से क्या हुआ, थैंक्स टू द एफर्ट्स मेड CO2 एंड SO2. ये 1997 और 2005 के. आप बोलोगे सर आप 2017 में बोल रहे हो ये लॉन्च हुआ. पहले जो सारी एफर्ट्स ली गई दिल्ली के लिए, जो अब हमने लिस्ट की ना, जैसे कि अनलेडेड पेट्रोल ले आए, कैटालिटिक कन्वर्टर लगाने लगे, सबको CNG में कन्वर्ट कर दिया, ऑल दोज थिंग्स, उसकी वजह से दिल्ली में काफ़ी इंप्रूवमेंट हुई. अभी तो हमारे केजरीवाल भाई साहब क्या चला रहे हैं, ऑड इवन रूल चला रहे हैं, पता है ना, ऑड इवन रूल. एक दिन ऑड नंबर वाली गाड़ियाँ चलेंगी, एक दिन इवन नंबर वाली गाड़ियाँ चलेंगी. वो भी ऑब्वियसली पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए ही किया गया एक मेथड है, विच इज़ क्वाइट गुड, इट्स वर्किंग वेल. थोड़े बहुत रिजल्ट उसमें मिल रहे हैं एज लॉन्ग एज पीपल फॉलो इट डिलीजेंटली. ओके, देन यू हैव वाटर पोल्यूशन. चलो नेक्स्ट पे देखते हैं. We have been abusing water bodies. Ganga is the most classic example. In fact, I'll tell you students, मैं before the lockdown, नहीं तो moment I mention traveling, then students will like, sir आप lockdown में घूम रहे हो. नहीं, before the lockdown I had been to Singapore and Malaysia, and there they have one of the biggest zoos. Okay, and they have one normal zoo and then one separate aquatic, like, and one aquarium and then one night zoo, and they have like various birds ka alag section and all that. So in the aquatic section, okay, and this was really embarrassing for me as a representative of India, that's why I'm sharing this with you all. In the whole aquarium there were animals from various places, from various parts of the world. Okay, so you had like kingfisher type of fish and various types of eels and very unique exotic type of fish. I also saw a manatee, and they had like smaller versions of the shark. Obviously you cannot keep a great white shark in the aquarium and all, but we came to a section which was dedicated to the Indian aquatic species, and you'll be shocked to hear this, the entire section was empty. The entire section was empty. Okay, now I'll tell you what, in I think in 2016 in the NEET exam there was a question that was asked, what is the national aquatic animal of India, and it is the Gangetic dolphin. For those of you who do not know, it is the river dolphin. Everybody knows the national animal of India is tiger. Yes, national aquatic animal is river dolphin or Gangetic dolphin. ये NEET में आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान देना. So I thought कि सारे कंट्रीज़ के वहाँ पर जानवर जो हैं एक्वाटिक एनिमल रखे हुए हैं, इंडिया की गैंजेटिक डॉल्फिन भी रखी होगी, बट वहाँ पर वो लोग ने लिटरली खाली टैंक रखकर एक बड़ा सा पोस्टर लगाया था कि इंडिया में नदियों में कचरा ज़्यादा है, ख़राब हालत है पानी की, इसलिए वहाँ के एक्वाटिक स्पीशीज़ हमारे पास नहीं है क्योंकि बचे ही नहीं है, ऐसा लिख दिया है उन्होंने. विच ऑन एन इंटरनेशनल स्टेज आई वेंट ऑल द वे फ्रॉम इंडिया टू विजिट दैट प्लेस. You can imagine how embarrassing it was for all Indians who are visiting that place. हम वहाँ जाकर तो बड़े embarrassed फील करते हैं, बट यहाँ आकर हम ही इन नदियों में और जगहों पर कचरा फेंकते हैं. Again, that is something that all of us should be ashamed about, and I'm including myself in that. मतलब मैंने कभी नदी में कचरा फेंका नहीं है जाके, but yes, inadvertently or या knowingly or unknowingly हम सब ये कर चुके हैं at some point in life. But it's high time that we learn, students, and through this chapter probably शायद 1% भी अगर आप में से जो लोग देख रहे हैं वो थोड़ा सीखेंगे, समझेंगे, तो शायद कुछ भला होगा, है ना. चलो, तो वाटर पोल्यूशन को सीरियसली समझना है और उसको सीरियसली लेना है. ठीक है, देखते हैं. चलो, सो वी हैव बीन अब्यूजिंग वाटर बॉडीज, एवरीबडी नोज दिस. बाकी सब
ये पूरा पैराग्राफ अदरवाइज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेलिवेंट है, बट वाटर पोल्यूशन एक्ट 1974। तो आपको क्या क्या अभी तक पता चला? इन जनरल एनवायरमेंट पोल्यूशन वाला, प्रिवेंशन वाला तो 1986 में आया, एयर पोल्यूशन वाला 81 में आया, उसको अमेंड करके 87 में क्या किया गया, नॉइज़ पोल्यूशन इंक्लूड किया गया, और वाटर पोल्यूशन प्रिवेंशन एक्ट जो है वो 1974 में आया। देखो अभी तक जो है हमने रिवाइज करते जा रहे हैं ताकि आपको याद हो जाए। ठीक है बच्चों, अभी सूएज क्या होता है? सूएज जो है वो डर्टी वाटर होता है, उसमें डोमेस्टिक भी हो सकता है, और देखो गंदा पानी जो है अगर डोमेस्टिक यानी कि घर के यूजेस से निकल रहा है स्मॉल स्केल पे तो उसको सूएज आप बोलोगे। इंडस्ट्री से निकल रहा है तो वही गंदा पानी है और उसको इफ्लुएंट्स कहते हैं, और एफ्लुएंट्स भी कहते हैं बहुत सारे लोग। ठीक है, इंग्लिश में एफ्लुएंट शब्द का अलग मतलब होता है, पीपल हु कम फ्रॉम एफ्लुएंट फैमिलीज, मतलब कचरे गंदे पानी वाली फैमिली नहीं। जो अमीर लोग होते हैं जैसे अंबानी वो लोगों, उनको भी एफ्लुएंट फैमिलीज कहा जाता है। ठीक है, तो ये दो अलग अलग शब्द है, दोनों इंग्लिश के वर्ड्स है, इनका मीनिंग कंप्लीटली डिफरेंट है। आलू और भालू को मिक्स मत करो गधों। देखो एफ्लुएंट्स इन इंग्लिश ऑल्सो मीन्स एक्सट्रीमली रिच, फिल्थी रिच, एंड इफ्लुएंट हियर मीन्स इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर। ओके, so these are two different things. I hope you know that, and if you didn't, now you know. Okay, chalo. So domestic sewage and industrial effluents, of course. Impurities 0.1%, water 99%. देखते हैं जरा वेस्ट वाटर में क्या क्या है। वेस्ट वाटर में 99.9% तो पानी ही है, पर उसके अलावा कचरे में क्या क्या है? सॉलिड्स हैं। सॉलिड्स में क्या है? सैंड, सिल्ट, क्ले। ठीक है, कोलॉइडल मटेरियल, अभी अगेन आपको सॉल्यूशंस पता है और कोलॉइड्स पता है। ठीक है, केमिस्ट्री में किया था, है ना, जिनका पार्टिकल साइज ट्रू सॉल्यूशन और प्रेसिपिटेट या सस्पेंशन के बीच में आता है, उसको अपन कोलॉइड्स बोलते थे। ठीक है ना, ये याद होना चाहिए। ओके, लाइक फीकल मैटर, है ना, पॉटी, बैक्टीरिया, क्लॉथ, पेपर, फाइबर्स, ऑल दी ऑर्गेनिक मैटर बेसिकली यू कैन से। एंड थर्ड इज डिजॉल्व मटीरियल्स, दैट इज एग्जाम्पल लाइक नाइट्रेट, अमोनिया, फॉस्फेट, कैल्शियम, सोडियम वगैरह। ये हमारा टोटल 0.1% बनता है। ठीक है, अब mere 0.1% impurities make the domestic sewage unfit for human use। जो गंदा पानी है उसमें 0.1% ही कचरा सही, बट वो कंप्लीटली अनयूजेबल, अनफिट फॉर ह्यूमन यूज होता है। अब ये फंडा है बॉस कि सॉलिड्स को तो आप आसानी से निकाल सकते हो, कैसे? फिल्टर कर दो। ठीक है, नाउ we'll come back to this diagram. Let's try and understand first कि BOD और COD होता क्या है। ठीक है, फिर हम लोग उस डायग्राम पे वापस आएंगे। तो अगर आप देखो कि सॉलिड्स को तो आप आसानी से फिल्टर करके निकाल सकते हो, तो प्रॉब्लम इज द डिजॉल्व्ड वंस, जिनको निकालना प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर होता क्या है, देखो अगर बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा है पानी में तो उसकी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, जिसको हम लोग BOD भी कहते हैं। अच्छा, वाटर का ना एक BOD होता है और एक COD होता है। बायोलॉजिकल या बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड एक अलग होता है और केमिकल ऑक्सीजन डिमांड अलग होता है, बट हियर आवर फोकस विल बी मेनली ऑन द BOD इन दिस पार्ट। ओके, तो क्या है जरा BOD देखते हैं। जितने ज़्यादा ऑर्गेनिजम्स अगर प्रेजेंट हैं, मान लो पानी में जितने ज़्यादा ऑर्गेनिजम्स अगर प्रेजेंट हैं पानी में, उतनी उस वाटर बॉडी की या उस लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर की डिमांड ऑफ ऑक्सीजन जो है वो बढ़ जाएगी। कैसे भाई? ऑर्गेनिक मैटर है तो ऑर्गेनिक मैटर पे फीड करने के लिए लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे, और अगर वो एरोबिक हुए तो वो पानी आपसे ज़्यादा ऑक्सीजन डिमांड करेगा। दैट्स द आइडिया। तो सिंपल लैंग्वेज में ये इस तरह से सेंटेंस याद रखो, द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट आर इन्वॉल्व्ड इन द बायोडिग्रेडेशन ऑफ organic matter in the water body consume a lot of oxygen, and that is why this is demanding oxygen. That's why it is BOD, that is biochemical oxygen demand. अगर वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म सारा ऑक्सीजन ले लेंगे तो जो फिश और टर्टल और ये वो छोटे मोटे जो बाकी एक्वाटिक जानवर है उनको तो नहीं मिलेगा ना ऑक्सीजन, उसको नहीं मिलेगा, डिजॉल्व ऑक्सीजन कम पड़ेगा। तो क्या होगा? फिश एंड अदर एक्वाटिक क्रीचर्स की मोर्टैलिटी, यानी कि क्या होती है बच्चों? डेथ रेट होती है ना। ये क्या होती है? डेथ रेट को हम लोग रेट ऑफ मोर्टैलिटी कहते हैं ना। तो उनकी डेथ रेट जो है वो बहुत बढ़ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे
कि अगर सुएज डिस्चार्ज बढ़ रहा है, सुएज डिस्चार्ज बढ़ रहा है तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड भी बढ़ रहा है और डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन कम हो रहा है। ऐसा फंडा है। और ऑब्वियसली अगर ऐसा हुआ तो फिश और अदर एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स की जो क्वांटिटी है वो कम हो जाएगी। ठीक है। सो अगर क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन ज़्यादा यूज अप होने लगा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू, तो जो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन है आपको वो क्या कम मिलेगा ना, कि अब क्या हुआ, जो भी ऑक्सीजन था वो सारा माइक्रोब्स यूज करने लगे तो पानी में डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन कम मिला। एक और चीज़ कि भाई इसमें कौन से ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व है, इसके ऊपर भी नीट में क्वेश्चन डायरेक्ट आया हुआ है। ये जो नेक्स्ट 2 पैराग्राफ है इसमें से नीट में डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है, ध्यान से सुन लो बच्चों। ठीक है। प्लैंकटन, यू नो दैट प्लैंकटन बेसिकली फ्री फ्लोटिंग एल्गे which is called a specific variety of it called the algal bloom imparts a distinct color to water bodies। ये आप सबने देखा हुआ है, जिस नदी में ऐसा ये ग्रीन आपको पूरा ऐसा एक लेयरिंग मिलती है ना। इसका मतलब कि उसके अंदर सुएज यानी कि जो कचरे का कंटेंट है बायोडिग्रेडेबल वो थोड़ा ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से ये सारे जो एल्गे और प्लैंकटन है ना वो उसके ऊपर ग्रो कर रहे हैं। अच्छा, इसमें सिर्फ ग्रीन नहीं, ज़रूरी नहीं सिर्फ ग्रीन, इसमें अलग अलग कलर के एल्गे ना, अपने को पता है रेड एल्गे, ब्राउन एल्गे, ग्रीन एल्गे अलग अलग होते हैं। तो ये बहुत मैसिव क्वांटिटी में जब ग्रो होने लगते हैं तो इनको कहा जाता है एल्गल ब्लूम। क्या कहा जाता है? एल्गल ब्लूम। ये क्या करता है बॉस? It causes deterioration of the water quality and also causes fish mortality, and it may be extremely toxic to humans and animals in most cases, right? Then you have mauve colored flowers found on floating plants in water bodies. These were introduced in India for their lovely flowers, but now they have caused havoc in the industry, in the waterways. Now, why I'm saying industry is because you will see this in many of the tourist places. Those big ऐसे बड़े बड़े ना पत्ते होते थे, और अगेन ये आपने देखा होगा फेसबुक वगैरह पे ना, ऐसे वो छोटे छोटे वीडियोस मीम्स नहीं बनाते कॉमेडी वाले, उसमें दिखाते कि वो इंसान का वजन सपोर्ट कर सकता है कि नहीं, कोई जाके बैठने की कोशिश कर रहा है उस पत्ते के ऊपर ना, दोस बिग मैसिव लीव्स एंड ऑल, विच वर द पर्पस वॉज ऑर्नामेंटल। ऑर्नामेंटल मतलब कि शो शाइनिंग के लिए। तो टूरिस्ट स्पॉट्स वगैरह में जो ऐसे झील लेक वेक नहीं होती, वहाँ पे लगाए जाते थे। What the people did not realize was it is extremely fast growing, तो वो पूरा टेक ओवर कर लेता है पूरे वाटर बॉडी को। तो ये क्या हुआ, ये ब्लॉकेज कॉज कर रहा है कहाँ पर? हमारे वाटरवेज में, जिससे टूरिज्म भी अफेक्ट हो रहा है और हमारे वाटरवेज यानी कि वहाँ से अगर कोई भी सामान आने जाना है, लोगों को आने जाना है, तो वो बहुत प्रॉब्लम दे रहा है। एंड दीज आर नथिंग बट द वाटर हाइसिंथ्स, इकॉर्निया क्रैसिपिस। ध्यान से स्पेलिंग और ना बायोलॉजिकल नेम देख लेना। वाटर हाइसिंथ इज ऑल्सो कॉल्ड इकॉर्निया क्रैसिपिस। इट इज द वर्ल्ड्स मोस्ट प्रॉब्लमैटिक एक्वाटिक वीड, ऑल्सो नोन एज द टेरर ऑफ बंगाल। इसके ऊपर नीट में, जैसा मैंने कहा बच्चों, डायरेक्ट आपको क्वेश्चन आया हुआ मिलेगा। इट्स ऑल्सो कॉल्ड द टेरर ऑफ बंगाल। ठीक है। अच्छा, व्हेन आई से नीट मीन्स इन द ओल्ड सिलेबस इट यूज्ड टू बी AIPMT एंड ऑल दोस different names for the same exam. You get my point, or aims of for that matter, which is now not there. Now you have only NEET. ठीक है। They grow abundantly in eutrophic water bodies. Eutrophication, अभी हम लोग आएंगे उस पर। वैसे क्या होता है यूट्रोफिक और यूट्रोफिकेशन क्या होता है? एंड दे लीड टू एन इम्बैलेंस इन द इकोसिस्टम ऑफ द वाटर बॉडी। बाकी फालतू है, जॉन्डिस, कॉलरा वगैरह 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 वगैरह। ओके, नॉनसेंस। अनलाइक डोमेस्टिक सूएज, द इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम, इंडस्ट्रियल इफ्लुएंस में क्या होता है? इसमें होता है हैवी मेटल्स, दैट इज डिफाइंड एज एलिमेंट्स विद डेंसिटी मोर देन 5 ग्राम पर cm3 सच एज मर्क्यूरी, कैडमियम, कॉपर एंड लेड। तो हैवी मेटल्स आपके जो हैं क्लासिकली, उसमें आपका क्या क्या आ जाता है? मर्क्यूरी, कैडमियम, कॉपर एंड लेड। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू DDT, है ना। DDT दीनदयाल त्रिवेदी नहीं, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, DDT। मैंने आपको अभी रिसेंटली हैलोजन डेरिवेटिव्स का पूरा वीडियो बताया था, और उसमें मैंने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ कि DDT क्या होता है। ठीक है। पॉल म्यूलर 1948 नोबेल प्राइज,
and DDT extremely harmful, also was at one point used to control the spread of malaria. All these points we have done that, I'm just revising for you. Okay. कुछ ऐसे टॉक्सिक सब्सटेंसेस होते हैं जो बायो मैग्निफिकेशन या बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन अंडरगो कर सकते हैं. वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल्स फॉर दैट इज दिस फिनोमिनन इज वेल नोन फॉर मर्क्यूरी एंड DDT. तो आपको कोई पूछेगा भाई बायो मैग्निफिकेशन के एग्जाम्पल के दो चीज़ें बताओ, तो आंसर है मर्क्यूरी एंड DDT. सी द प्रॉब्लम इज, एक बहुत सिंपल एग्जाम्पल ले लो, ठीक है, आपको मैं आसानी से समझ में आ जाएगा. द प्रॉब्लम इज दैट दीज थिंग्स, मर्क्यूरी हो गया, DDT हो गया, ये वो चीज़ें हैं जो बायोडिग्रेडेबल बिल्कुल भी नहीं है. यानी कि अगर इसको आप गलती से कंज्यूम कर लो तो आपके शरीर में जाने के बाद ये ब्रेकडाउन नहीं होगी. ब्रेकडाउन नहीं होगी तो क्या होगा, सेल्स में, टिश्यूज़ में जाके जमा हो जाएगी. अब एक सिंपल एग्जांपल ले लो. एक चिकन है ना, मुर्गी है, मुर्गी, वो मुर्गी कुछ प्लांट कंज्यूम कर रही है, ठीक है. सपोज वो मक्के का, कॉर्न का प्लांट वो मुर्गी खा रही है, ठीक है. एक कॉर्न के प्लांट में 1 ग्राम DDT है, बिकॉज फार्मर ने फील्ड में DDT डाला था कॉर्न उगाते वक्त. तो एवरेज आप मान लो कि भाई एक मक्के के पूरे इसमें, एक कॉर्न के, उसको कॉब बोलते हैं वैसे इंग्लिश में, अ कॉब ऑफ कॉर्न, लेट्स से इट कंटेन्स 1 ग्राम ऑफ DDT. उस मुर्गी ने 5 ऐसे कॉर्न खा लिए, तो उसके बॉडी में कितने गए, 5 ग्राम. तुमने आज एक मुर्गी खाई, एक चिकन खाया, तो वो 5 के 5 ग्राम तुम्हारे इसमें चले गए, तुम्हारे बॉडी में आ गए. लेकिन तुमने ऐसे 10 दिन तक लगातार रोज एक मुर्गी खाई, समझो, तो अब तुम्हारे बॉडी में कितना है, 50 ग्राम. फार्मर ने डाले थे, तब उसने सोचा हाँ यार एक ठीक है, एक कॉर्न में 1 ग्राम आया, क्या फ़र्क पड़ा किसी को, 1 ग्राम DDT से क्या ही हो जाएगा. बट उसको ये नहीं रियलाइज़ हुआ कि ये मैग्नीफाई होते होते, समझ रहे हो, 1 ग्राम से 5, 5 से 50 कैसे पहुँचा, ये मैग्नीफाई होते होते तुम तक पहुँच गया. जो हायर लेवल कंज्यूमर जैसे जैसे फूड चेन में ऊपर जाएगा, तो ये ना सिर्फ जमा होगा, ना ही सिर्फ अक्यूमुलेशन होगा, पर ये बढ़ेगा भी, यानी मैग्नीफाई भी होगा. इसलिए बायो अक्यूमुलेशन भी कहते हैं और बायो मैग्निफिकेशन भी कहते हैं बच्चों, ठीक है ना. अब इसी का जो मैंने अभी कहा आपको, उसी का एक प्यारा सा एग्जांपल देख लेते हैं. यहाँ पर देखो, DDT वाटर में वो बोलता है भाई 0.003 पार्ट्स पर बिलियन है, तो इसलिए पब्लिक बोलती है हाँ ठीक है, थोड़ा सा ही तो है. फिर प्लैंकटन में आते आते कहाँ हुआ, 0.04 पार्ट पर मिलियन हो गया. छोटी मछली ने उसको खाया तो 0.5 पार्ट पर मिलियन हो गया. थोड़ी बड़ी मछली ने खाया तो 2 पार्ट पर मिलियन हो गया. और उसके बाद किसी बर्ड ने खाया तो उसके बॉडी में 25 पार्ट पर मिलियन पहुंचा. और अगर आपने गलती से वैसी 4 बर्ड खा ली तो आपके बॉडी में हो गया 100 पार्ट पर मिलियन और आप हो गए खल्लास. तो ये चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है कि ऐसी चीज़ें हम ना यूज़ करें जिनसे बायो मैग्निफिकेशन हो सकता है कि नहीं. हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ DDT अगर बर्ड्स ने कंज्यूम कर लिया तो क्या हुआ, तो बर्ड्स के केस में क्या हुआ, कैल्शियम मेटाबॉलिज्म हाईली डिस्टर्ब हो गया, जिसकी वजह से थिनिंग ऑफ एक्शेल हुआ, जिसकी वजह से प्रीमेच्योर ब्रेकिंग हुई. इवेंचुअली बर्ड्स की पॉपुलेशन में भयंकर डिक्लाइन आ सकता है, और आया भी है, कई बार ऐसा देखा गया है. उसके बाद जैसा मैंने कहा यूट्रोफिकेशन पे मैं आऊँगा, तो यूट्रोफिकेशन पे आ गए हम लोग. क्या है ये, नेचुरल एजिंग ऑफ अ लेक बाय न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट ऑफ इट्स वाटर. और बोलोगे सर न्यूट्रिएंट से एनरिच हो रहा है तो अच्छी बात है ना, नहीं क्या. जो लोग ये एक लाइन पढ़ते हैं और आगे का चीज़ नहीं पढ़ते तो बोलेंगे यार अच्छा यूट्रोफिकेशन तो मतलब अच्छा होता होगा. क्यों, क्योंकि यहाँ तो न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट लिखा हुआ है, भाई अच्छी बात है, लेक में न्यूट्रिएंट्स आ रहे हैं. नहीं भाई ऐसा नहीं है, ध्यान से पूरी चीज़ को सुनो और समझो तो आपको पता चलेगा ये अच्छा है कि बुरा है. चलो, इन अ यंग लेक व्हाट हैपेंस, वाटर इज कोल्ड एंड सपोर्ट्स लाइफ. विद टाइम नाइट्रोजन, फॉस्फोरस वगैरह ये सारे जो मटेरियल्स हैं वो लेक में आने लगे, इमेजिन करो, तो क्या होगा, एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स बढ़ेंगे. एनकरेजेस द ग्रोथ ऑफ एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स. ओके, जैसे जैसे देखो न्यूट्रिएंट्स आएंगे ना तो एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म जो है वो बढ़ते रहेंगे बच्चों. ओके, आई होप आई एम विजिबल, द कैमरा इज अ लिटिल आउट ऑफ फोकस. And now what happens is, as the lake's fertility increases, plant and animal life burgeons matlab goes on increasing or goes on flourishing, you can say. Okay, and organic remains begin to be deposited on the bottom of the lake. Over the centuries, organic debris piles up. Okay, the lake becomes shallower and warmer. Can you imagine like this? देखो, अगर हम देखें कि भाई ये एक लेक था, ये उसका सरफेस है,
ये लेक की डेप्थ है इतनी, ठीक है, बात को समझो। ये ऐसा है लेक, ओके, ये सरफेस है, ओके, ये हमारा लेक है, ये हमारा सरफेस है, और यहाँ पे ऑर्गेनिजम्स बहुत सारे ग्रो होके पार्टी कर रहे हैं, ओके। तो यहाँ पर ये डेप्थ है आपकी लेक की। ये कब है? शुरुआत में, क्योंकि लेक अच्छा खासा डीप है। अभी हज़ारों साल हो गए, हज़ारों साल बीत गए, तो क्या हुआ, जो जो ऑर्गेनिज्म इस लेक में आए वो मरते गए, और उनका ऑर्गेनिक मटेरियल, उनके शव, उनकी जो कंकाल, उनकी जो अस्थियाँ वगैरह जो भी बचे, जो उनके मतलब माल मटेरियल बच गया, वो सारा का सारा ऑर्गेनिक डेब्री के फॉर्म में, मतलब ऑर्गेनिक कचरे के फॉर्म में लेक के बॉटम पे चला गया। तो अब क्या हुआ कि भाई लेक की जो डेप्थ थी वो तो कम हो गई ना बेटा, लेक की डेप्थ क्या हुई, थोड़ी सी कम हो गई। अच्छा, और जैसे जैसे उसमें मटेरियल, लेक में ऑर्गेनिजम्स बढ़ते गए, तो लेक थोड़ा सा गर्म भी होता गया। जो पहले जो ठंडा था, अब वो थोड़ा थोड़ा क्या हुआ, वार्म होने लग गया। सो दैट्स वाई शैलोअर एंड वार्मर, इसको देख लेना। अब क्या होगा, मार्श प्लांट्स आने लगेंगे, एंड इवेंचुअली द लेक विल गिव वे टू लार्ज मासेस ऑफ फ्लोटिंग प्लांट्स, which is called the slang word for that is bog. ठीक है, फ्लोटिंग प्लांट्स अगेन वेरी पॉपुलरली सीन इन लॉट ऑफ हॉरर मूवीज एंड ऑल, इफ यू सीन, है ना। जैसे आपने वो देखी होगी अगर कैबिन बाय द लेक और कैबिन बाय द वुड्स है, सॉरी, लेक प्लासिड वगैरह, जो पुराने लेक्स वगैरह दिखाते हैं उसमें, हॉरर फिल्म्स में, उसमें ना लेक के ऊपर ऐसे बड़े बड़े लकड़ी के पीसेस वगैरह ऐसे फ्लोट हो रहे हैं, जिसके ऊपर ढेर सारा ग्रीन मटीरियल और काई वगैरह जम गई है। सो दैट्स द जनरल टर्म फॉर दैट इज बॉग, ओके। एंड फाइनली इतना वो भर जाता है और इतना कचरा उसमें हो जाता है कि वो लेक जो है अब वो लैंड में कन्वर्ट हो जाता है। दिस इज कॉल्ड एजिंग ऑफ द लेक। जैसे इंसान की एजिंग होती है, हर एक ऑर्गेनिज्म की एजिंग होती है, जिसको आप लोग सेनेलिसिस और सेनेसिस कहते हो, सेनेलिटी इज एजिंग बेसिकली। वैसे ही एक नेचुरली अकरिंग लेक की जो एजिंग प्रोसेस है उसको कहते हैं यूट्रोफिकेशन। क्या ये अच्छा है या बुरा है? ऑब्वियसली ये बुरा है। जितना रैपिड यूट्रोफिकेशन हो रहा है उतना लेक के लिए खराब बात है, समझो बात, है ना। दिस मे टेक अ स्पैन ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स ऑफ कोर्स, हाउएवर अगर आप कचरा डालोगे, सूएज डालोगे, बायोडिग्रेडेबल मटेरियल डालोगे, तो ये जो है ये एक्सेलरेट कर देगा प्रोसेस को। दिस इज कॉल्ड कल्चरल यूट्रोफिकेशन और एक्सिलरेटेड यूट्रोफिकेशन। सो यूट्रोफिकेशन तो होने ही वाला है, ठीक है, वो तो ऑब्वियसली ख़राब बात है, पर अगर हम उसमें कचरा डालते रहेंगे लेक में, तो ऑब्वियसली क्या होगा, ये एक्सेलरेट हो जाएगा प्रोसेस, ये मैन मेड प्रॉब्लम हो जाएगी फिर तो, है ना। उसके बाद प्राइमरी कंटामिनेंट्स दैट कॉज द एक्सेलरेटेड यूट्रोफिकेशन आर नाइट्रेट्स एंड फॉस्फेट्स विच आर प्लांट न्यूट्रिएंट्स, एंड ऑब्वियसली लेटर व्हाट दे विल डू इज दे विल ओवर स्टिमुलेट द एल्गे। एल्गे ज़्यादा बनेंगे, एल्गे ज़्यादा बने तो फिश ज़्यादा ग्रो होंगी, और फिर धीरे धीरे ये सारा जो उसका बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है उस पानी का वो भी ज़्यादा हो जाएगा, एंड अ लेक कैन लिटरली चोक टू डेथ। यूट्रोफिकेशन का एक बहुत ही अच्छा प्यारा सा डिस्क्रिप्शन उन्होंने दिया हुआ है, अ वेरी सैड डिस्क्रिप्शन एक्चुअली, इज़ द लेक चोकिंग टू डेथ, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम हो गई और उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा हो गई। तो अगर आपको ऑक्सीजन की ज़रूरत है और आपको नहीं मिल रहा है तो क्या होता है, आप चोक हो जाते हो ना। सोचो, इमेजिन करो आपको ब्रेथलेसनेस होगी 5 सेकंड के लिए, तो कैसी हालत ख़राब होगी, और लेक के साथ वैसा हो रहा है, ठीक है। हीटेड दैट इज़ थर्मल वेस्ट वाटर सबसे ख़राब होता है। गर्म जो पानी है वो बहुत ही ख़राब चीज़ है फॉर द नेचुरली अकरिंग वाटर बॉडीज़, ठीक है। थर्मल पावर प्लांट्स में से वो लोग पानी को ठंडा किए बिना या उसके ट्रीटमेंट किए बिना, सूएज ट्रीटमेंट किए बिना डाल देते हैं, तो वो बहुत ख़राब है। केस स्टडी ऑफ इंटीग्रेटेड वाटर वेस्ट मैनेजमेंट एक और एग्जाम्पल उन्होंने दिया हुआ है। एन एग्जाम्पल इज द टाउन ऑफ अरकाटा, ठीक है। आई नो आई हैव सीन अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स एंड इवन टीचर्स कॉलिंग दिस अकारटा। ध्यान से पढ़ना सीखो पहले, क्या लिखा है यहाँ पे, अरकाटा, दैट इज द नेम ऑफ द टाउन, situated along the northern coast of California. Okay, California is, you know, as most of you would know, it's the state where Hollywood is located in the USA. Okay, collaborating with biologists from the Humboldt State University, the townspeople created an integrated wastewater management system. They basically created a system where cleaning of water occurs in 2 stages. That is the conventional sedimentation. Sedimentation समझते हो, जैसे कि पानी को अनडिस्टर्ब रख दो
जो भी हैवी पार्टिकल्स है वो नीचे ऐसे सेटल डाउन हो जाएंगे, कचरा नीचे सेटल डाउन हो जाएगा, दैट इज सेडिमेंटेशन, यू नो दैट. फिर फिल्टर एंड क्लोरीन, ये तो हम लोग जो जनरली करते हैं, हम क्लोरीन डालते हैं पानी में, फिल्टर करते हैं पानी को, सेडिमेंटेशन करने देते हैं. जो सेकेंड पार्ट था वो बहुत यूनिक था. सेकेंड पार्ट उन्होंने क्या बोला, बायोलॉजिस्ट ने क्या किया, 6 कनेक्टेड मार्शेस, मार्शेस मतलब जो बोल सकते हैं नॉट दलदल, दलदल इज क्विक सैंड, मार्श एरिया हिंदी में कैसे समझाए, यू कैन से अ टेम्परेट एरिया जहाँ पर जैसे वाटर बॉडी हुआ करती थी बट जिसमें बहुत सारा ऐसे क्या बोलते हैं यूट्रोफिकेशन हो चुका है, एल्गे वगैरह ग्रो हो चुके हैं, तो मडी वाटर हो गया है जो ज़्यादा एक्वाटिक लाइफ को अभी फ़िलहाल सपोर्ट नहीं कर रहा. ठीक है ना, कचरे वाला लेक मान लो, है ना, उसको मार्श लैंड बोल लो. ठीक है, मार्श गैस मीथेन आप लोगों ने पढ़ा है ऑफ कोर्स. ठीक है, अब हिंदी में उसको क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, सॉरी. ठीक है, तो मार्श लैंड जो है वो लोग ने क्या किया, अलग अलग मार्शेस लिए और 6 अलग अलग मार्शेस लिए और उनको कनेक्ट कर दिया. उनको क्या किया, ज्वाइन किया, मतलब उनके बीच की जो जो बाउंड्रीज थी उनको पूरा निकाल कर ओपन करके, एंड दिस ट्राइड कनेक्टिंग और व्हाट यू से मेकिंग अ ग्रिड, kind of a grid out of those, not literally connecting but making a grid out of those this thing, marshlands. And appropriate plants, algae, fungi and bacteria were seeded into this area which neutralize and absorb the pollutants. देखो उन्होंने बहुत सिंपल काम किया कि भाई उन्होंने बोला पार्ट 1 जो है वो तो आप पानी को वैसे ही प्रोसेस करो जैसे आप इतने सालों से करते आओ, क्या सेडिमेंटेशन कर लो, कचरे को नीचे सेटल होने दो, उसको फिल्टर कर लो, क्लोरीन वोरीन डाल दो, थोड़ा बॉइलिंग वॉइलिंग करो, वो तो ठीक ही है. जो लार्जर स्केल पे हम करेंगे वो क्या करेंगे हम लोग कि भाई हम ऐसे समझो मार्शलैंड्स लेंगे और ऐसे 6 मार्शलैंड को हम ऐसे समझो कनेक्ट कर देंगे एक दूसरे से, ऐसा हम करने वाले हैं. और कनेक्ट करके हम क्या करेंगे, हम इन मार्शलैंड्स में ऐसे बैक्टीरिया डालेंगे, ऐसे एल्गे डालेंगे जो हमको पता है कि पोल्यूटेंट यानी जो कचरा आने वाला है उसके ऊपर फीड कर रहे हैं. तो होता क्या भाई, जब वाटर फ्लोज थ्रू द मार्शेस इट गेट्स प्योरिफाइड इन अ नेचुरल मैनर एंड दीज मार्शेस ऑल्सो बिकम अ सेंचुरी with biodiversity in the form of fishes, animals and birds that now reside there. And that is why this became a very popular form of a project of a water what do you say purification project or water treatment project called the Friends of the Arcata Marsh, that is the FOAM project. Very very popular what you can say anagram or sorry not anagram, very very popular abbreviation, that is FOAM project when it comes to water treatment plants. ठीक है, कम्युनिटी मेडिसिन एक सब्जेक्ट होता है आपका, प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन सब्जेक्ट होता है 3rd ईयर MBBS में, PSM जिसको बोलते हैं, उसमें भी इसके बारे में आपको पढ़ाया जाता है. तो ये काफ़ी पॉपुलर है, इसके बारे में आपको जानना चाहिए. जैसे शू लेदर सर्वे भी एक आता है कम्युनिटी गाइडलाइंस में, तो वैसे ये दीज आर सर्टन थिंग्स that are very popular all over the world in general terms. अगर हम लोग देखें जैसे ग्रेटा थर्नबर्ग सबको पता है ना, वो पोल्यूशन के मामले में शी इज़ फेमस, तो उसके ऊपर आपको जनरली वो लोग नीट में एक आधे क्वेश्चन जो आपको लगता है बाहर से पूछ लेते हैं वो ऐसे कुछ पूछ सकते हैं जीके वाले जो आपको जनरली पता होने चाहिए. बट अदर देन दैट येस, दीज आर थिंग्स दैट यू शुड नो. FOAM, that is Friends of the Arcata Marsh, that is it was a project for water treatment. Last part is एक और था इकोलॉजिकल सैनिटेशन. ह्यूमन वेस्ट लाइक एक्सक्रीटा, इंडिया में तो अगेन दिस इज अगेन वेरी बिग प्रॉब्लम. हाफ ऑफ द पीपल डोंट हैव टॉयलेट, ओनली खेतों में जाते हैं ऑल दैट. अक्षय कुमार ने पिक्चर बना दी उसके ऊपर. Nowadays dry composting toilets are used rather than using the flush and all. Dry composting toilets, it's a cost effective solution to human waste disposal. कंपोस्टिंग मेथड है ना, दृश्यम पिक्चर देखी होगी किसी ने, तो वो लोग कंपोस्टिंग दिखाया भी उसमें बाकायदा वो लोग कि किस तरह करने वाले हैं एंड ऑल दैट. ह्यूमन एक्सक्रीटा कैन बी रिसाइकल्ड इनटू अ सोर्स ऑफ नेचुरल फर्टिलाइजर. देयर आर वर्किंग इकोसान टॉयलेट्स इन मैनी एरियाज ऑफ केरला एंड श्रीलंका. हमारे कंट्री का जो साउथ बॉर्डर आप बोल सकते हो, केरला एंड देन गोइंग टू श्रीलंका एंड ऑल दोज एरियाज, a lot of places use the ecosan toilets, that is
Ecologically sanitary toilets. Okay, which rather than using water as a source of flushing or cleaning up the excreta, are actually using the composting, that is the mud and biodegradable material basically. Okay, solid waste is basically trash. Municipal solid waste are waste from homes, offices, stores. ये क्या है, इसके अंदर पेपर, फूड वेस्ट वगैरह वगैरह होगा, वो तो फालतू है. सैनिटरी लैंडफिल्स वर अडॉप्टेड एज अ सब्स्टिट्यूट फॉर ओपन बर्निंग डंप्स. पुराने टाइम में क्या होता था कि सारा कचरा लेके जलाया जाता था, बट दे रियलाइज अ लॉट ऑफ द मटीरियल दैट कैन नॉट बी बर्न्ड और ऑन बर्निंग प्रोड्यूसेस अ बिग क्या बोलते हैं problem, hazard that causes a large problem because it releases poisonous gases and harmful gases and all. एंड ऑल्सो अगर वो पूरी तरह से नहीं जला तो क्या हुआ, आधा कचरा वैसे ही रह गया, फिर वहाँ पर रैट्स एंड फ्लाइज एंड एवरीथिंग विल कम, तो प्रॉब्लम हो जाएगा. उसके बाद सैनिटरी लैंडफिल्स बनाए गए. सैनिटरी लैंडफिल्स में क्या होता है, वेस्ट आर डम्प्ड इन अ डिप्रेशन और ट्रेंच आफ्टर कॉम्पैक्शन एंड कवर्ड विद डर्ट एवरी डे. ये भी ये एक इंडिया में तो ये अभी तक हाइपोथेटिकल ही है. हम लोग लैंडफिल बनाते हैं बट वो लैंडफिल में इतना कचरा आता है कि फिर लैंड बचा ही नहीं फिल करने के लिए, फिर ऊपर 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 ऐसा जमा होता जाता है ना. अगेन दोज ऑफ यू, इफ सम ऑफ यू हैव बीन टू दिल्ली, हरियाणा, that corridor, right? There's a place, I don't remember the name, where you pass and you can literally see a literal mountain of garbage. Okay, it's famous as that. मतलब people who are like, I was traveling by a car and from kilometers away you can get the bad smell of garbage, so that you know अच्छा ये एरिया है, वो बड़ा कचरे का ढेर आ गया है. वैसे तो ऐसे हैं जगहें हैं जहाँ पर लैंडफिल होना चाहिए. लैंडफिल का मतलब कि ज़मीन में खड्डा करो और कचरे को कॉम्पैक्ट करके उसमें डाल के ऊपर डर्ट डालो. पर हमारा कॉन्सेप्ट है कि भाई हम लोग एक ओपन ग्राउंड लिया और वहाँ पर डंपिंग ग्राउंड बना दिया, है ना. वो गलत है, वो नहीं करना चाहिए. Landfills are not really much of a solution since the amount of garbage generation, especially in the metros, is increased so much that landfill ही पूरा का पूरा भर गया है ना. ऑल्सो लैंडफिल्स क्या करते हैं, उसके अंदर से जो भी अगर समझो आप ज़मीन खोद के कचरा डाल भी दो तो उसके अंदर से परकोलेट हो जाएगा सारा जो गंदगी है, और फिर वो आपके कुएं के पानी, बोरवेल के पानी या ग्राउंड सोर्सेज में जा सकता. तो ऑब्वियसली इसका रियलिस्टिक सोल्यूशन क्या है बताओ. इसका एक ही रियलिस्टिक सोल्यूशन है जो मैं आपको 1 घंटे से अभी समझा रहा हूँ, वो है एनवायरमेंट इश्यूज़ की तरफ सेंसिटिव बन जाओ. व्हाट वी कैन डू इज़ वेस्ट कैटेगराइज करो इनटू 3 टाइप्स, बायोडिग्रेडेबल, रिसाइक्लेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल. कबाड़ी वाला एंड ऑल दैट, दिस इज ऑल जस्ट नॉनसेंस. ओके, यू कैन जस्ट, मतलब नॉनसेंस एज इन ऑब्वियसली एक एनवायरमेंटली वेरी रेलिवेंट. नीट पॉइंट ऑफ व्यू से इसके ऊपर ऑब्वियसली क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा कि थैली मत यूज़ करो एंड बिस्किट का पैकेट मत फेंको. ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें तो नहीं पूछेंगे आपको, है ना. तो दैट पार्ट यू कैन जस्ट रीड. हॉस्पिटल वेस्ट, यस. कंप्यूटर आजकल नया एक कैटेगरी बन गया है वेस्ट प्रोडक्ट्स का, ई वेस्ट. एप्पल वाले ने बड़ा फ़ायदा उठाया इसका, चार्जर नहीं दिए बॉक्स में लोगों को, है ना, ये बोल के कि यार आप लोग के पास ई वेस्ट बहुत हो रहा है ना. ई वेस्ट क्या होता है, हम लोग फेंक देते हैं यहाँ वहाँ और इसको लैंडफिल में डाल देते हैं, है ना. बट आजकल एक नया फंडा ये चालू है कि भाई ई वेस्ट जो है वो एक्सपोर्ट कर दिए जाते हैं डेवलपिंग कंट्रीज़ को, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, where metals like copper, iron, silicon, nickel, etc. are recovered during the recycling process. Many of you will be surprised to know this. The AirPods and all, which are very expensive, na, they inside they have gold contact points, gold के. So there are people whose profession or whose job it is to just collect all these non-function. जैसे किसी का एयरपॉड ख़राब हो गया, ईयरफोन ख़राब हो गया, फेंक दिया, तो सारा जमा करके उसमें से वो माइक्रो क्वांटिटीज़ में से गोल्ड निकालना भी लोगों का काम है. यू विल वेरी शॉक टू नो दिस. ठीक है, तो ऐसे एक्चुअली प्रोफेशंस हैं जहाँ पर ई वेस्ट में से जो कॉपर, लेड वगैरह जो महंगी महंगी चीज़ें यूज़ होती हैं हमारे मोबाइल फ़ोन्स और इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स में, वो उसको निकालना, एक्सट्रैक्ट करना भी एक काम है. ठीक है. अगेन एक केस स्टडी, तो इसमें ये 3 केस स्टडी मेन है आपकी. ठीक है, एक और केस स्टडी हम लोग देख लेते हैं. आई थिंक या दैट इज द, after that I don't think we have any case study. Just let me have a look. Yeah, we do. Yeah, okay, so 4 case studies. This is the 3rd one that we are going to study, right? Just confirming. Case study, Ahmed Khan, 57 years old. His age does not matter. Mr. Ahmed Khan in Bangalore.
सो ही सेड ओके प्लास्टिक वेस्ट बहुत ज़्यादा जमा हो रहा था, उन्होंने क्या किया, उन्होंने बनाया पॉली ब्लेंड, एंड वेरी इंपॉर्टेंट, ओके पॉली ब्लेंड ये बनाया। इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ चुका है, अगर आप देखोगे आपके प्रीवियस ईयर पहले के पुराने क्वेश्चंस में आपको मिलेगा। इन कोलैबोरेशन विद आरवी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड द बैंगलोर सिटी कॉर्पोरेशन ही proved that blends of polyblend and bitumen when used to lay roads they enhance the properties, and raw material is वगैरह वगैरह। so against the price of 0.40 per kg that rack पे मतलब वो रद्दी वाले जो कचरा नहीं उठाते, वो प्लास्टिक की थैलियाँ वैलियाँ या बॉटल्स वगैरह उठाते हैं, उनको 6 रुपये मिलने लगे वगैरह वगैरह, ऑल दैट। ठीक है, दिस इज जस्ट अ स्टोरी, यू कैन रीड इट। व्हाट्स इंपॉर्टेंट इज using this technique, by the year 2002, 40 kilometer of road in Bangalore has already been constructed. तो poly blend की वजह से और poly blend का यूज़ करके हम लोग क्या बोलते हैं, रोड्स बना सकते हैं। ये प्लास्टिक से बनाया हुआ एक मटेरियल है, प्लास्टिक और बिटुमेन। ठीक है, ओके चलो नेक्स्ट देखते हैं। एग्रोकेमिकल्स, अगेन यू कैन जस्ट रीड दिस एंटायर पैराग्राफ, there's nothing of relevance here that can be asked in your this thing. Again a case study is there, रमेश चंद्र डागर, सोनीपत हरियाणा, इन्होंने ऑर्गेनिक फार्मिंग चालू की थी। इन्होंने क्या किया, कैटल एक्सक्रीटा यानी कि डंग्स को यूज़ किया एज अ मैन्योर, क्रॉप्स में से जो वेस्ट निकला वो कंपोस्ट बना दिया जिसका नेचुरल फर्टिलाइज़र बन गया, और उसी से उन्होंने नेचुरल गैस भी जनरेट की जिससे एनर्जी नीड्स ये हो गए। तो इन्होंने ऐसे 5000 फार्मर्स की लाइफ बदली। यहाँ पर उन्होंने क्या किया कि भाई पूरे फार्म को आप एक सेल्फ सफिशिएंट सिस्टम में कन्वर्ट कर दो। भाई फार्म की ही कचरे को लेकर कंपोस्टिंग कर लो, फिर उसमें से जो काओ आपके पास कैटल वैटल हैं उनके डंग को लेकर आप ये बना लो, गोबर गैस, मार्श गैस बना लो, है ना, विच है बायोगैस बेसिकली, वो बना लो, और उससे अपने पूरे फार्म में जो भी इलेक्ट्रिसिटी लगने वाली वो यूज़ कर लो। तो आपका ये क्या हुआ, फार्म जो है अपने आप में एक पूरा सिस्टम बन गया जहाँ पे आपका बेस्ट फ्रॉम वेस्ट बन सकता है। इसको क्लासिकल ऑर्गेनिक फार्मिंग टेक्निक का नाम दिया गया। ओके, अनदर जैसे कि हमने देखा ई वेस्ट तो एक कैटेगरी थी ही जो आजकल बड़ी रेलिवेंट है इन द स्मार्टफोन जनरेशन, है ना। ऐसे ही एक रेडियो एक्टिव वेस्ट भी है। चेरनोबिल तो सबने देखा हुआ है, 3 माइल आइलैंड एंड चेरनोबिल, ऑफ कोर्स ऐसे बहुत हुए हैं। हमारे यहाँ पे भी भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी, सबको पता ही है। तो न्यूक्लियर वेस्ट जो है वो न्यूक्लियर एनर्जी पहले ऐसे कहा जाता था कि भाई ये बहुत एफिशिएंट है एंड बहुत स्मॉल क्वांटिटी में लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी देगी, बट प्रॉब्लम ये है कि अगर एक्सीडेंटल लीकेजेस हुए तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है ये। रेडिएशन इज़ एक्सट्रीमली डेंजरस, रेडिएशन कैन लीड टू प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर टू रेडिएशन। अच्छा, एक और आप बच्चों के दिमाग में एक मिथ है कि अगर हिरोशिमा नागासाकी जैसा एटॉमिक बॉम्ब गिराया तो ही रेडिएशन पॉइजनिंग होती है, ऐसा नहीं है। स्मॉल अमाउंट्स ऑफ रेडिएशन को भी अगर आप एक्सपोज हो रहे हो फॉर अ लॉन्ग टाइम, अगर रोज़ छोटे छोटे अमाउंट ऑफ रेडिएशन को भी एक्सपोज हो रहे हो ना, तो भी आपको रेडिएशन, एक्सपोजिंग की जगह पॉइजनिंग की जगह मैंने एक्सपोजिंग लिख दिया, तो भी रेडिएशन पॉइजनिंग हो सकती है। एंड रेडिएशन पॉइजनिंग इन मोस्ट केसेस आर इज गोइंग टू प्रोड्यूस एक्सट्रीम साइड इफ़ेक्ट्स, समथिंग लाइक आपके बोन, स्किन, इवन टिश्यूज़ और कैंसर कॉजिंग ऑफ कोर्स इफेक्ट्स दिख सकते हैं। ठीक है, तो क्या करना चाहिए, suitably it should be shielded in containers or lead lined containers and should be buried below rocks 500 meter below the earth surface. Those of you who have seen the film Pokhran, I think they've shown a good, उसमें अच्छा खासा उन्होंने इसके ऊपर ब्रीफिंग दिया हुआ है। बोले सर आप पिक्चर के रेफरेंस बहुत देते हो, तो क्या पिक्चर देखे जाके, ऐसा नहीं है, जस्ट इन केस यू माइट हैव सीन, आपको थोड़ा सा उससे रिलेट करके याद होगा। नहीं देखिए तो ये बहाना मत कर लेना कि सर ने चैप्टर सिखाते सिखाते 4 पिक्चर का नाम लिया तो मेरे को वही देखनी है अभी, ऐसा नहीं है। ओके, ग्रीन हाउस, लास्ट वेरी रेपिटेटिव, समथिंग दैट यू हैव लर्नड इन स्कूल ओवर मेनी ईयर्स नाउ। ठीक है, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है। अच्छा, एक चीज़ है ना, पब्लिक बोलती है ग्रीन हाउस इफेक्ट ग्लोबल वार्मिंग एक ही चीज़ है। नो बॉस, ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से वन ऑफ द कंट्रीब्यूटर्स टू ग्लोबल वार्मिंग इज ग्रीन हाउस इफेक्ट। ये समझो, ये एक ही चीज़ नहीं है, वन इज द कॉज, द अदर इज द इफेक्ट। ठीक है, ग्रीन हाउस इफेक्ट इज द कॉज एंड ग्लोबल वार्मिंग इज द इफेक्ट। द नेम
इज ग्रीन हाउस इफेक्ट, वहाँ पे नाम है, बट कारण है ये ग्लोबल वार्मिंग का, ठीक है। तो इफेक्ट में जो है वो कॉज है। वाह, क्या क्या अजीब सेंटेंस बोला ना। जो यहाँ पर इफेक्ट लिखा है ना, ये देखो, ये एक्चुअली ग्रीन हाउस इफेक्ट एक कॉज है, ऐसा याद रखना, ठीक है। क्या है ये ग्रीन हाउस किससे बना होता है सर? ग्रीन कलर के ब्रिक से, बक कांच से बना होता है, ग्लास से। ग्रीन हाउस ग्लास से बना होता है जिसके अंदर प्लांट्स उगाए जाते हैं। अगेन जिसने हैरी पॉटर पिक्चर देखी होगी उसको डेफिनेटली पता होगा ग्रीन हाउस क्या होता है। कांच का बना हुआ एक घर होता है जिसके अंदर प्लांट्स उगाए जाते हैं, अच्छी सनलाइट आती है इसीलिए। अब ग्रीन हाउस में होता क्या है बॉस? ग्रीन हाउस बहुत वार्म होता है। क्यों? क्योंकि भाई सनलाइट अंदर आ रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है, तो उसकी वजह से अंदर तो वार्मथ बहुत ज़्यादा होती है, विच इज़ गुड फॉर द प्लांट्स। बट अर्थ पे भी एक ग्रीन हाउस इफेक्ट काम करने लगा। कैसे? अर्थ पे सन का जो रेडिएशन आता है ना बच्चों, ये देखो सन का जो रेडिएशन आ रहा है, आपको ये येलो लाइन से दिख रहा होगा, ठीक है। सन का जो रेडिएशन आ रहा है अर्थ के ऊपर, वो बाउंस होता है। वो क्या होता है? बाउंस होता है और बाहर जाता है, रिफ्लेक्ट होता है सरफेस पे से। प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास ना कुछ ऐसी गैसेस हैं जिनको हम लोग ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं, विच आर फॉर्मिंग अ लेयर, अ ब्लैंकेट, एक चादर जैसे बना देती हैं वो अर्थ के ऊपर, जिसकी वजह से ये जो हिस्सा जो रिफ्लेक्ट होके बाहर जा रहा था ना, गर्मी का, रेडिएशन का, वो बाहर नहीं जा पा रहा। जिसकी वजह से क्या हो रहा है? वो ट्रैप हो रहा है। इसकी वजह से क्या हो रहा है? वो ट्रैप हो रहा है, और ट्रैप होने की वजह से क्या हो रहा है? अर्थ का टेम्परेचर जो है वो बढ़ता जा रहा है। अर्थ का एवरेज टेम्परेचर एवरी ईयर बढ़ता जा रहा है। दैट इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग। तो जैसे ग्रीन हाउस में जो वार्मथ है, एनर्जी, वो ट्रैप होती है सनलाइट की, ठीक उसी तरह इन गैसेस की वजह से अर्थ के ऊपर पड़ने वाली सूरज की रोशनी जो है उसकी एनर्जी ट्रैप होती है, जिसकी वजह से अर्थ का टेम्परेचर, पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ रहा है, जिसे हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है? इट्स अ नेचुरली अकरिंग फिनोमिनन दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हीटिंग ऑफ द अर्थ सरफेस। विदाउट द ग्रीन हाउस इफेक्ट, अगर ये नहीं होता तो, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है बॉस, विदाउट द ग्रीन हाउस इफेक्ट द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ वुड हैव बीन अ -18 डिग्री। अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट शुरू से, जब से अर्थ बना है तब से अभी तक अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं होता ना प्लेस में, तो -18 एवरेज टेम्परेचर होता अर्थ का, जो कि अभी कितना है? 15 डिग्री सेल्सियस। बोलोगे सर हम जहाँ रहते हैं वहाँ तो 40 हो रहा है ना। हाँ हम, क्योंकि हम लोग ट्रॉपिकल एरिया, टेम्परेट एरिया वगैरह में रहते हैं, ठीक है। इंडिया में ज़्यादातर जगह आपको ऐसी मिलेंगी, ऑफ कोर्स नॉट अप नॉर्थ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट शिमला एंड मनाली एंड ऑल, बट येस जनरली हम लोग एक टेम्परेट या ऐसे जो जोन्स में रहते हैं जहाँ पे गर्मी काफ़ी पड़ती है। एवरेज टेम्परेचर पूरे वर्ल्ड का अगर हम देखें तो 15 डिग्री सेल्सियस है, -18 हो सकता था अगर। तो ग्लोबल वार्मिंग या ग्रीन हाउस इफेक्ट कंप्लीटली ख़राब नहीं है। प्रॉब्लम इज वी आर ओवर डूइंग इट। अगेन जस्ट लाइक यूट्रोफिकेशन, एज नेचुरली होने वाला है ना लीक, बट हमने एक्सेलरेट कर दिया। यहाँ पर भी वही है, ग्रीन हाउस इफेक्ट होने वाला है, वो तो उसको आप नहीं रोक सकते हो, बट उसको एक्सेलरेट तो मत करो, कचरा मतलब गैसेस को रिलीज मत करो एनवायरनमेंट में, जिसकी वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ता रहे। ये फंडा है यहाँ पे, है ना, समझो। आपके कंट्रीब्यूशन में ग्रीन हाउस गैसेस, इसके ऊपर बहुत बार अगेन ये बच्चों को जिन्होंने पेपर सॉल्व किया उनको पता है, इसके ऊपर बहुत बार आपको क्वेश्चंस आ चुके हैं, प्रीवियस ईयर पेपर में आपको मिलेंगे। कौन सी गैस ग्रीन हाउस इफेक्ट में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती है? तो यहाँ पर आपकी आंखों के सामने आंसर है 60% कॉन्ट्रीब्यूशन जो है भैया वो कार्बन डाइऑक्साइड का है बॉस, ध्यान से देख लेना। तो कार्बन डाइऑक्साइड का 60% है, 20% मीथेन का है, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसको आपको मैंने केमिस्ट्री में भी रिसेंटली पढ़ाया था, फ्रियॉन्स भी कहते थे आप, R22, F12, है ना, अलग अलग टाइप के फ्रियॉन्स हमने मार्क करे हुए हैं। तो यहाँ पर आप मेन फोकस करना ज़रा कार्बन डाइऑक्साइड पर बच्चों, है ना। मैं आपके लिए हर एक चीज़ यहाँ पर मार्क कर रहा हूँ, आप मेरे साथ साथ NCERT की टेक्स्ट बुक लेकर बैठना, मार्क करना, उतनी चीज़ों को पढ़ना एग्ज़ाम के दिन, और हो सके तो अच्छे मार्क्स ज़रूर लाना बाय यूजिंग ऑल दिस। यस, चलो। So again they've explained the whole process of global warming, you can just go through it. Carbon dioxide and methane are called greenhouse gases mainly because they are mainly responsible. During the past century, the temperature of the earth has increased by 0.6 degrees Celsius every year. The average temperature has increased by 0.6 degree Celsius.
अगेन एवरी ईयर, मतलब देखो अगर आप देखो कि क्या बोलते हैं, ये कॉन्टेक्स्ट में बहुत छोटा लगेगा आपको कि अच्छा ये लोग ने बोला ओके काफ़ी 0.6 डिग्रीज, ओके नॉट अ बिग डील, बट अगेन फॉर अर्थ एज अ होल द एवरेज टेम्परेचर ग्रोइंग अप may not be an issue for somebody who's living, let's say in a cold place, like let's say आप शिमला में रहते हो तो आपको हाँ ठीक है पिछले साल 10 डिग्री था एवरेज, इस बार 10.5 है सर, क्या फ़र्क पड़ा. बट फॉर somebody who's already living in a temperate zone, for somebody who's living near to the coast line, बिकॉज अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो ग्लेशियर्स मेल्ट होंगे तो सी ओशियन सबके लेवल बढ़ेंगे, लेक्स पॉन्ड्स रिवर सबके, तो फ्लड्स होंगे. या कोस्टल एरियाज तो पूरे के पूरे गए. मैं मुंबई में रहता हूँ, पता चला जूहू बीच से एक दिन सर बह गए. ऐसा ये जो है ये सारी चीज़ें जो हम मूवीज़ में देखते हैं, 2012 जो फिल्म दिखाई है जहाँ पर उन्होंने एपोकलिप्स वगैरह दिखाया कि भाई दुनिया ख़त्म हो जाएगी, सुनामी आ जाएगी, ये सारी चीज़ें रियलिटी में बदल सकती हैं अगर ये ग्लोबल वार्मिंग इसी तरह चलती रही तो. ठीक है, बोलोगे सर आप बहुत ड्रामेटिक बातें करते हैं, बट रियलिटी है. these are scientifically proven facts. This may happen if it is not stopped in its tracks right now. Okay, anyway, scientists believe that this rise in temperatures is causing deleterious means unfavorable changes in the environment and resulting in odd climate changes. This is called the El Nino effect. है ना. चलो देखते हैं कौन मुझे बता पाएगा कि एल नीनो क्या. स्पेनिश वर्ड है एल नीनो विच मीन्स द वर्ड नीनो लिटरली मीन्स छोटा बच्चा या ये वो, तो इसको एल नीनो इफेक्ट कहा जाता है. क्यों कहा जाता है देखते हैं. ठीक है, मतलब आप मुझे बताओ, चलो देखेंगे कितने लोगों को पता है. जो लोग फुटबॉल देखते हैं, चलो हिंट देता हूँ, जो लोग फुटबॉल देखते हैं उनको पता होगा. ओके, then you have this increased melting of polar ice caps. मैंने बताया ग्लेशियर्स एंड आइस कैप्स मेल्ट हो रहे हैं, हिमालयन स्नो कैप्स वगैरह मेल्ट हो रहे हैं, तो सी लेवल में राइज होगा एंड कोस्टल एरियाज सबमर्ज यानी कि डूब जाएंगे. ठीक है, उसके बाद ओजोन डिप्लीशन स्ट्रेटोस्फियर में हो रहा है. ऑफ कोर्स स्ट्रेटोस्फियर में ओजोन लेयर है, तो वहाँ पर क्या है, देयर इज़ अ गुड ओजोन देन देयर इज़ अ बैड ओजोन. केमिस्ट्री टेक्स्ट बुक ऑफ क्लास 11 talks about bad ozone. ठीक है, मतलब ओजोन इन जनरल if you see it is not a very conducive gas. It is toxic in large quantities and ozone is highly reactive also and everything. That is the chemistry point of view. But for us the when I say us मतलब in biology, okay, for us in chemistry also होता है, but वहाँ पे अलग चीज़ें पढ़ी हमने. लोअर एटमॉस्फेयर यानी ट्रोपोस्फियर में बैड ओजोन होता है और स्ट्रेटोस्फियर यानी कि अपर एटमॉस्फेयर में गुड ओजोन होता है. ये पहले तो ये देख लो ध्यान से. लोअर एटमॉस्फेयर यानी ट्रोपोस्फियर में बैड ओजोन होता है, उससे थोड़ा ऊपर जाओ अपर एटमॉस्फेयर, वहाँ पर क्या होता है, गुड ओजोन होता है. जो गुड ओजोन है वो गुड ओजोन क्यों है बॉस, बिकॉज इट एक्ट्स एज अ शील्ड, ओजोन लेयर जिसको आप बोलते हो, बाय अब्जॉर्बिंग यूवी रेडिएशन फ्रॉम द सन. यूवी रेज क्यों इंजूरियस है, बिकॉज डीएनए एंड प्रोटीन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स अब्जॉर्ब यूवी रेज एंड इट कैन कॉज potentially is cancer causing. The thickness of the ozone layer, again something new information for you. Thickness of the ozone in a column of air is measured in terms of Dobson's units. क्या, Dobson unit. अब इस डायग्राम के नीचे देख लेना ध्यान से, ओजोन होल इज द एरिया अबाव एंटार्क्टिका. इसके ऊपर भी क्वेश्चन आया हुआ है. ओजोन होल इज द लेयर और इज द एरिया अबाव एंटार्क्टिका. एंटार्क्टिका के ऊपर ये तो हार्ट शेप बन गया भैया. ठीक है, एंटार्क्टिका के ऊपर जो है ये वाला, ये ओजोन होल यहाँ पर ये बन चुका है. ठीक है, और डॉप्सन यूनिट आपको जैसे बता दिया मैंने कि भाई ये है. सी द स्केल शोन कलर वायलेट टू रेड. ओजोन होल ओवर एंटार्क्टिका डेवलप्स ईच ईयर बिटवीन अगस्त एंड अक्टूबर. अच्छा, एक और चीज़ आपने रिसेंटली ये न्यूज़ में ज़रूर देखी होगी, दैट गुड न्यूज़, ये व्हाट्सएप पे बहुत आता है कि गुड न्यूज़, ओजोन लेयर हैज़ हील्ड इट सेल्फ, ओजोन लेयर हैज़ रिपेयर्ड इट सेल्फ. दैट हैपन्स एवरी ईयर. द प्रॉब्लम इज दैट रिपेयरिंग प्रोसेस इज बिकमिंग स्लोअर एंड स्लोअर. प्रॉब्लम इज नॉट द रिपेयरिंग इज नॉट हैपनिंग. प्रॉब्लम इज दैट ये ओजोन लेयर को आपके ओजोन होल को ना आप एक खिड़की की तरह सोचो.
एक खिड़की है भाई, वो खुलती बंद होती रहती है, ठीक है, पर वो ऐसी खिड़की है भाई, हर साल वो थोड़ी ज़्यादा खुल जाती है। पिछले साल अगर 4 मीटर खुली थी तो इस बार 5 मीटर खुल गई। जो रिपेयरिंग है वो 4 मीटर की लिमिट है, तो 1 मीटर अब डिफेक्ट हो गया, ऐसे सोचो। तो ये डिफेक्ट जो है वो बढ़ता रहेगा, जितना ये एवरी ईयर बढ़ते रहेगा, जितना वो विंडो आपका बढ़ेगा, उतना ज़्यादा हार्मफुल है ये एनवायरनमेंट के लिए। इस तरह से सोचना हमने, ठीक है। ओजोन लेयर की डिप्लीशन क्यों हुई भैया? तो डिप्लीशन हुई सर क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से मेनली, ये तो पता ही है यार। क्यों भाई? डिग्रेडेशन ऑफ ओजोन जो है वो हो रहा है बिकॉज ऑफ CFCs। CFCs क्या करते हैं? दे रीच द स्ट्रेटोस्फियर and they release chlorine atoms and the chlorine degrades the ozone releasing molecular oxygen। हर एक लाइन जो मैं यहाँ मार्क कर रहा हूँ इंपॉर्टेंट है, MCQ में डायरेक्टली पूछी जा सकती है एज इट इज़। देखना, समझना और लर्न करना। मैं समझा रहा हूँ यहाँ पे क्लोरोफ्लोरोकार्बन आपने रेफ्रिजरेंट, आपने फ्रीज़र में, अपने फ्रिज में यूज़ किया, AC में यूज़ किया, CFC गैस उड़ गई। गैस उड़ के कहाँ गई? स्ट्रेटोस्फियर में पहुँची। वहाँ पर उस CFC ने क्या किया? क्लोरोफ्लोरोकार्बन है ना, वो CCl2F2 है, वो क्लोरीन रिलीज़ करेगा। वो क्लोरीन ओजोन के साथ रिएक्ट करेगा और क्या कर देगा बॉस? वो ऑक्सीजन को रिलीज़ करेगा। बट द प्रॉब्लम इज ओजोन तो डिग्रेड हो गया ना, ओजोन तो डिग्रेड हो गया। हेंस whenever CFCs are added, they have permanent and continuous effects। why do they have permanent effect? You will ask, because ये एटम्स यूज नहीं हो रहे। देखो, क्लोरीन यूज नहीं हो रहा, क्लोरीन सिर्फ कैटलिस्ट है। तो मतलब एक क्लोरीन एक ओजोन के साथ रिएक्ट करके खत्म हो जाएगा, चलो क्लोरीन चला गया, नहीं। एक क्लोरीन हजारों ओजोन को डिस्टर्ब करेगा, तो इसलिए तो और भयंकर और ज़्यादा डेंजरस है ना बॉस, ऐसा समझना है आपको। ओजोन होल एंटार्क्टिक रीजन के ऊपर है, ये आपको पता है, अभी पता चल गया। यूवी रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ्स शॉर्टर देन UVB आर ऑलमोस्ट कंप्लीटली अब्सॉर्ब बाय द अर्थ्स एटमॉस्फेयर। अच्छा, जिन लोगों को नहीं पता उनको भी बता दूं, उनके लिए बता दूं रादर। UV यानी कि अल्ट्रावायलेट लाइट की ना आपको 3 वेराइटीज़ होती हैं, A, B और C, ठीक है। फिजिक्स में वैसे तो ये पढ़ा होगा। A जो है ना वो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ वाली होती है, तो वो जो है ना आपकी स्किन में ज़्यादा डीप पेनिट्रेट करती है, तो स्किन की बर्निंग और कैंसर वगैरह उससे ज़्यादा हो सकता है। C जो है वो ज़्यादा हार्मफुल इसलिए नहीं है बिकॉज ये कंप्लीटली अब्जॉर्ब्ड, ऐसे C से कंप्लीटली अब्जॉर्ब्ड ऐसे याद रख लेना। तो आप जो, और B भी काफ़ी हद तक अब्जॉर्ब हो जाता है। देखो, रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ शॉर्टर देन B आर ऑलमोस्ट कंप्लीटली, तो शॉर्टर देन B कौन है? C है ना। A, B और C, लॉन्गेस्ट है, फिर थोड़ा लॉन्गर है, फिर शॉर्टर। तो C तो है वो कंप्लीटली अब्जॉर्ब हो जाता है, B का भी काफ़ी हद तक अब्जॉर्ब हो जाता है। डेंजर है आपका A, ठीक है ना, ध्यान से सुनना। तो यूवी रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ शॉर्टर देन B इज कंप्लीटली अब्जॉर्ब, बट जो B रह गया वो क्या करता है? DNA डैमेज करेगा, स्किन का एजिंग करेगा। ये द ह्यूमन आई UVB रेडिएशन जो है, इट कॉजेज इन्फ्लेमेशन ऑफ कॉर्निया कॉल्ड स्नो ब्लाइंडनेस। इट्स गॉट नथिंग टू डू विद द स्नो, इट्स ऐसा अ वाइट, बेसिकली लाइक अ वाइट स्क्रीन इन फ्रंट ऑफ योर आइज, ऐसा बन जाता है, इसलिए उसको स्नो ब्लाइंडनेस कहते हैं, ठीक है। कैटरैक्ट आपको पता है, मोतिया बिंदु, एंड ऑब्वियसली इट कैन कॉज परमानेंट डैमेज टू द कॉर्निया ऑल्सो। UVB रेडिएशन जो बच गया, वैसे थोड़ा बहुत तो ऑब्जॉर्व, काफ़ी हद तक ऑब्जॉर्व ऐसा मेंशन हो जाता है। आप जिसको एक्सपोज होते हो वो UVA और UVB होता है। C तो ज़्यादा आपको एक्सपोजर मिलता ही नहीं है क्योंकि वो पूरा का पूरा ऑब्जॉर्व हो जाता है। तो UVA और B हार्मफुल है, B ज़्यादा हार्मफुल है क्योंकि B सिर्फ स्किन की नहीं, आपके आईज और आपके मतलब बेसिकली कॉर्निया एंड एवरीथिंग के लिए भी बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है, ठीक है ना। अब ये इसके ऊपर क्वेश्चन सभी बच्चों को पता है यार, 1000 बार नीट में आया हुआ, सबको मालूम है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल इज अ प्लेस इन, फॉर दोज ऑफ यू डोंट नो, कनाडा हैज़ अ प्रोविंस कॉल्ड क्यूबेक। क्यूबेक में एक जगह है मॉन्ट्रियल, क्यों बता रहा हूँ, हाँ खैर, it's one of the cities, and in 1987 which came into effect in 1989. So please read the question carefully. The Montreal Protocol came into effect in 1989. If they ask you the Montreal Protocol was signed, answer is 1987. This is one of the few chapters जहाँ पर year या जो नाम है उस लॉ का और जो year है वो बहुत ज़्यादा important है बच्चों. Please make sure you understand that.
बाकी फालतू है। किस लिए है ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल? क्यों था भाई? टू कंट्रोल द एमिशन ऑफ ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस। सारे लोग मिले कनाडा में, आराम से चिल मारा, पार्टी वार्टी किया और बोला कि अच्छा क्या करना है। सब लोग मिलके बोले क्या करना है? बोले अरे ओजोन लेयर को बचाना है। अच्छा तो क्या करना है? तो पोल्यूशन कम करना है। तो बोले ओके थैंक यू कैप्टन ऑब्वियस, अपने अपने घर चलो, वापस पोल्यूशन करते हैं। बट इन रियलिटी दैट इज व्हाट हैपेंड। ऑल दीज पीपल मीट, जैसे अच्छा क्या करना चाहिए? पोल्यूशन नहीं करना चाहिए। बोले ओके थैंक यू फॉर टेलिंग अस। ये तो पता ही है ना यार, तो मत करो, ठीक है। Then you have degradation and all that. This is okay. This part is you can say nonsense with respect to NEET. अगर हम देखें तो soil erosion deforestation क्या है? अगर पेड़ काट दिए जाएंगे तो soil erosion ज़्यादा होगा, तो ठीक है। बाकी फालतू है, इसको साइड में फेंको फेंको फेंको, इसको फेंको। वाटर लॉगिंग एंड सॉइल सैलिनिटी, ये थोड़ा सा एक है जिसके ऊपर एक आधा क्वेश्चन आ सकता है कि भाई इरिगेशन ऑफ विदाउट प्रॉपर ड्रेनेज। वाटर लॉगिंग मतलब कि ज़मीन में पानी ऐसा रुकता है, ज़मीन में पानी रुकना नहीं चाहिए, अच्छी बात नहीं है। दैट्स कॉल्ड वाटर लॉगिंग। इससे क्या होता है, अगर पानी ज़्यादा रहेगा ना तो ऑस्मोसिस से जो सॉल्ट जो भी था वो भी पूरा सरफेस पे आ जाएगा और पानी तो इवेपोरेट हो जाएगा, तो सॉल्ट जो है वो डिपॉजिट हो जाएगा एंड स्टार्ट्स कलेक्टिंग एट द रूट्स ऑफ द प्लांट्स एंड दिस इंक्रीज सॉल्ट कॉजेज सैलिनिटी, यानी कि सैलिनेशन, कि आपकी ज़मीन का जो नमकीन, जो नमक का क्वांटिटी है, की मात्रा है नमक की, वो बढ़ा देता है, वो सैलिनिटी बढ़ा देता है, विच इज़ ऑब्वियसली नॉट गुड फॉर द ग्रोथ ऑफ द क्रॉप्स, एक्सट्रीमली डैमेजिंग एंड ऑफकोर्स ग्रीन रेवोल्यूशन में भी ये प्रॉब्लम देगा। अब बोलोगे सर तो जब ग्रीन रेवोल्यूशन आया तो बहुत ज़्यादा लोग इरिगेशन मस्त अब इरिगेशन करेंगे, हाँ ना, पूरा फर्टिलाइज़र डालेंगे, सब करने लगे, बट उसके साइड इफेक्ट किसी ने नहीं सोचा। इरिगेशन तो किया बट पानी ड्रेन होने के लिए जगह नहीं दी, वाटर लॉगिंग हो गई, तो सैलिनिटी हो गई, है ना। Deforestation is a conversion of forested areas to non-forested ones. 40% of forests have been lost in the tropics. Quite important number here. 40% of land is lost in the tropics. In India, by the way, only 9% of forest cover is there. सिर्फ 9% हमारा जो लैंड है इंडिया का वो फॉरेस्ट कवर के अंदर आता है, जबकि आइडियली इट शुड बी समवेयर इन द हाई 20s। आइडियल रेंज वैसी होती है, 20-22-27% होना चाहिए, हमारे यहाँ 9% ही है, कंपेयर टू ओनली 1% इन द टेम्परेट रीजन। तो आपको कोई पूछे कि भाई ट्रॉपिकल रीजन में कितने परसेंट फॉरेस्ट लॉस्ट हुए, आंसर इज 40%, और टेम्परेट रीजन में केवल 1% फॉरेस्ट लॉस हुए। द प्रॉब्लम ऑफ डिफॉरेस्टेशन इज वेरी सीरियस इन इंडिया। फॉरेस्ट कवर्ड अबाउट 30% ऑफ द लैंड ऑफ इंडिया बाय द 20th सेंचुरी। मैंने आपको जो बताया ना, करेंटली तो 9% भी नहीं है, 9% है हमारा, ठीक है। बाय द एंड ऑफ द सेंचुरी इट इज 21% था, और करंटली मतलब, और एंड ऑफ द सेंचुरी मतलब 2000 की बात कर रहा था, 20 साल में और कम हो गया ये, ठीक है। आई डोंट नो द एग्जैक्ट फिगर, बट समवेयर इन द रेंज ऑफ 9% और समथिंग, ओके। इफ आई एम रॉन्ग प्लीज करेक्ट मी। एंड देन यू हैव ऑब्वियसली नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी। तो ये 5वीं डेट आ गई हमारी। हमने एनवायरमेंट एक्ट, नॉइज पोल्यूशन वाला, फिर एयर पोल्यूशन वाला, फिर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, वाटर पोल्यूशन एक्ट, वो सारे देख लिए, 74, 86, 81, 87, है ना। और अब देखा हमने नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी। इस चैप्टर में से यही ज़्यादा आता है, आपको सबको मालूम है। ऑफ इंडिया हैज़ रिकमेंडेड हाई 20s, जो मैंने कहा वो तो जनरल एवरेज चाहिए था, हम ऑलरेडी इतने नीचे हैं। हमें 33% फॉर प्लेन्स एंड 67% फॉर द हिल्स चाहिए। ये हमारा टारगेट है जो हमने अभी तक बहुत दूर है, हम उससे अचीव करने के बहुत ज़्यादा दूर हैं अभी, ठीक है। हमारा 1988 का फॉरेस्ट पॉलिसी। और एक था जैसे कि एक एग्जांपल उन्होंने दिया है, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर को झूम कल्टिवेशन भी कहते हैं, ठीक है, इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया। यहाँ पर क्या होता है, स्लैश एंड बर्न मतलब कि लिटरली अगर एक फॉरेस्ट है, ठीक है, एक जंगल है जो नेचुरली बना, तुमको खेती करने का शौक है, शौक मतलब तुमको ज़रूरत है, शौक नहीं है, ज़रूरत है, और तुम्हारे पास लैंड है नहीं, तो तुम क्या करोगे, तुम एक रैंडम जंगल में जाओगे, पूरा एक ऐसा मार्क करोगे एरिया, वहाँ के सारे पेड़ों को या तो काट दोगे या तो जला दोगे, और उस एरिया को अपने कब्जे में लेके उसमें खेती करना शुरू कर दोगे, ठीक है। ऑब्वियसली उससे क्या होता है, डिफॉरेस्टेशन हो जाती है। फार्मर्स विल कट डाउन द ट्रीज ऑफ द फॉरेस्ट एंड बर्न द प्लांट रिमेन्स। दिस ऐश दे यूज़ एज फर्टिलाइजर एंड देन यूज़ फॉर फार्मिंग और कैटल ग्रेजिंग। तो लैंड तो मिल गया, फार्मिंग तो हो रही है, लेकिन एट व्हाट कॉस्ट, फॉरेस्ट। आप बोलोगे सर फार्मिंग नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम है, खाने की इंडिया में पॉपुलेशन भी तो बड़ी है, खाना तो चाहिए ना सबको।
तो जितना लैंड अवेलेबल है बिना फॉरेस्ट काटे उस लैंड में एफिशिएंटली क्रॉप्स ग्रो करने की बात ज़्यादा होनी चाहिए, इसलिए ग्रीन रेवोल्यूशन इंपॉर्टेंट था। डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, ये मैं पहले भी एक चैप्टर में बता चुका हूँ, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन द पायनियर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया, एंड नॉर्मन बोरलॉग द पायनियर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन द वर्ल्ड, इन्होंने इंपॉर्टेंट काम किया था। तो ये सारा ऑब्वियसली डिफॉरेस्टेशन अच्छा नहीं है, तो क्या करना चाहिए, रिफॉरेस्टेशन करना चाहिए, रिस्टोर अ फॉरेस्ट वेयर देयर वाज वन फॉरेस्ट, और रादर पहले फॉरेस्ट मौजूद था फिर उसको काट दिया गया, तो इसलिए अब उस एरिया को रिफॉरेस्टेशन करो, यानी दोबारा उसको बनाओ। केस स्टडी क्या है, केस स्टडी बहुत प्यारा सा ये केस स्टडी है। इन इंडिया इन 1731 द किंग ऑफ जोधपुर इन राजस्थान ही सेड अरेंज वुड, एक राजा था जोधपुर में 1731 में, और उन्होंने ये कहा अपने प्रजा, अपने जो भी मिनिस्टर हैं उसको बोला भाई लकड़ी लेके आओ, नया पैलेस बनाएंगे। तो इन्होंने एक विलेज में गए, उस विलेज में बिश्नोई लोग रहते थे, ठीक है, वहाँ की एक कम्युनिटी थी, लोकल कम्युनिटी थी, जिसको हम लोग बिश्नोई कहते हैं। अभी इंडिया के लिए खेलता है रवि बिश्नोई, 20 साल का लड़का है, बहुत बहुत अच्छी लेग स्पिन बॉलिंग डालता है ना। तो बिश्नोई वालों के विलेज में ये गए, और ये बिश्नोई लोग जो थे उस समय ये काफ़ी मतलब नेचर से जुड़े हुए, प्रकृति से जुड़े हुए लोग, तो इनके लिए इनकी ट्रीज़ बहुत सीक्रेट मानी जाती थी, मतलब जो पेड़ इन्होंने लगाए थे उनको ये काफ़ी मानते थे। तो इन्होंने क्या किया, अमृता देवी इनकी जो लीडर थी, शी वॉज अ लीडर नहीं थी, मतलब शी वॉज वन ऑफ द बिश्नोई पीपल, अ बिश्नोई वुमन, व्हाट शी डिड वाज शी हग्ड अ ट्री एंड शी सेड कि इफ़ यू वांट टू कट द ट्री देन यू हैव टू कट मी टू, एंड शॉकिंगली in an act that crossed the boundaries of human rights, the king's men cut down the tree along with her. Her 3 daughters and hundreds of others Bishnoi followed her. तो ऐसे hundreds of लोगों को उन्होंने पेड़ों के साथ में काट दिया, इतनी उनकी ज़िद थी कि हम लोग पेड़ों को काटेंगे। और बिश्नोई जो लोग थे और अमृता देवी और उनकी डॉटर्स की इतनी ज़िद थी कि हम पेड़ों को बचाएंगे, कि उसके लिए उन्होंने they laid down their lives, and that is why in honor of her the government of India has given, or rather instituted, the Amrita Devi Bishnoi Wildlife Protection Award. You may also have heard of the Chipko movement of the Garhwal Himalayas. Similar गढ़वाली लोग थे 1974, this is quite recent, 1731 में शायद एक बार आप ये मान भी लेते कि हाँ भाई 17वीं सदी में राजा लोग बहुत कमीने हुआ करते थे, शायद कर दिया होगा। 1974 in the modern era, can you imagine, same thing was repeated, and there was something called as the Chipko movement where people saved the trees by hugging them, and that is why that has become a phenomenon, जब चिपको मूवमेंट, जाके आप पेड़ से चिपक जाओ और लोगों को पेड़ काटने मत दो। अगेन एज आई कीप सेइंग, मैंने ये बहुत इस पूरे लेक्चर में काफ़ी ये भाषणबाजी की, पर सच में अपने आप से ये सवाल करो, आप में से कितने लोगों में ये हिम्मत है, या कितने लोगों को इतनी पड़ी है कि आप किसी को अगर पेड़ काटते हुए देखो, पेड़ से चिपकना और जान देना तो बहुत दूर की बात है, आप में से मेजॉरिटी लोगों को इतनी भी नहीं पड़ी, आप जाके किसी को मना तो कर दो कि नहीं यार पेड़ मत काटो, इतनी भी नहीं पड़ी है आजकल लोगों को। ये सैड रियलिटी है बच्चों। तो सिर्फ इस चैप्टर को नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ के मार्क्स तो लेना है ऐसा तो है ही, पर इसमें से कुछ सीख के जाना है ना। चलो last part, let's finish that off. There is joint forest management introduced in India in the 1980s. ये क्या है, ये लोकल कम्युनिटीज़ के साथ मिलकर प्रोटेक्शन एंड मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट करने के लिए एक कॉन्सेप्ट बनाया गया है, ठीक है। सो दैट फिनिशेज ऑफ योर टॉपिक ऑफ एनवायरमेंटल इश्यूज़। आई होप आप सब लोगों ने सारी की सारी मार्किंग कर ली होगी, नहीं की तो वीडियो को रिवाइंड करके और स्पेसिफिक जगहों पर पॉज करके सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को मार्क कर लो। और ख़ास करके एज आई हैव सेड दिस बिफोर एंड आई एम सेइंग इट अगेन, द ईयर्स एंड द एक्ट्स you have to remember. Okay, I'll see you very soon in the next chapter or in the next video with the next chapter. Till then, keep studying.